session of March 2026. Before formally starting this orientation session, I would like to call Mr. Hassan Rehan for reciting some verses from the Holy Quran. موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह हसन. अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम इस ओरिएंटेशन सेशन का आगाज़ कर चुके हैं एंड डेफिनेटली मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है. नॉर्थ नाज़ाबाद कैंपस से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, PCHS कैंपस भी हैं, हमारे इतने एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स को जो इस वक्त मौजूद हैं उनको वेलकम करता हूँ. सर माजिद मसूद, सर तारिक, ऑब्वियसली MS ऑफिस में आपने उनसे मुलाकात की होगी. एक नए मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी आपसे मुलाकात कराएंगे हम उनकी, सर कायद जौहर. आप जानते ही हैं हमारे एक पुराने साथी को. इस तरह से रोमांटिक आंखें बना के मुझे मत देखिए आप. सर हमारे इकबाल भाभा साहब, अनस डडानी मुझे नज़र आए हैं. अनस डडानी सर आगे आइए. आप हमारे टेक्स्ट के एक बहुत अहम सतून हैं. आप कहाँ रुक गए? इसके अलावा सर शफीक हमारे साथ बैठे हैं जो एक नए मेंबर हैं हमारी टीम TSA कैफ फैकल्टी के लिए. एंड मिस अनीला को आप जानते ही हैं. बच्चों डेफिनेटली जो एग्ज़ाम्स अभी गए हैं वो हमारे लास्ट स्कीम के लास्ट अटेम्प्ट थी. अब वो स्कीम ख़त्म हो चुकी है. नई स्कीम डेफिनेटली लॉन्च हो चुकी है. कौन से पेपर्स में क्या चेंजेस हैं डेफिनेटली वो तो कंसर्न फैकल्टी मेंबर आपसे बात करेंगे. मैं अगर अपने पेपर की बात करूं तो जो हमारा बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ हुआ करता था वो अब बिज़नेस लॉ डायनामिक्स के नाम से एक नया सब्जेक्ट बन गया है. मर्ज हो गए हैं कंपनी लॉ एंड बिज़नेस लॉ को. डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट, क्योंकि अब कंपनी लॉ और बिज़नेस लॉ को मर्ज करके आपको एक साथ अटेम्प्ट करना होगा. मज़ीद गाइडेंस मेरे ख़्याल से मैं यहाँ पे मौजूद हम सब के सीनियर तरीन फैकल्टी मेंबर, आप सबके फेवरेट तरीन फैकल्टी मेंबर जिनसे आप तो सीख ही रहे हैं, हम भी सीखते हैं बहुत. माशाल्लाह स्मार्ट भी बहुत लग रहे हैं आज. तो आप समझ गए होंगे मैं किसको बुलाने वाला हूँ. तो आप एग्जैक्टली अपनी ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए सर माजिद मसूद का. अस्सलाम वालेकुम. बेटा करे तो ज़रा सॉरी, ये सेशन आधे घंटा लेट शुरू हुआ. अच्छा एक्चुअली हम लोग सर दलाल का वेट कर रहे थे और ऐसा एक तो हमारी फैकल्टी की गेट टुगेदर हुई तो हम सर दलाल का वेट जब करते हैं तो हमें बाद में पता चलता है वो सैलून से होके आ रहे हैं तो ज़रा वो लेट हो जाते हैं अक्सर. तो ऐसे कुछ हुआ आज भी ऐसा आज नहीं था. चले
हमारा बेटा सर ने बताया भी आपको कि ये लास्ट अटेम्प्ट थी ओल्ड एजुकेशन स्कीम की, और अब जो आप मार्च 26 की अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो वो नई एजुकेशन स्कीम से। पहली बात कि ये ICAP हर 3 या 4 साल बाद एजुकेशन स्कीम चेंज क्यों कर देता है। मतलब अच्छा पहला पेपर सेट हो जाता है, स्टूडेंट की समझ में आने लगता है, और फिर एकदम से ICAP अनाउंस कर देता है कि भाई अब नई एजुकेशन स्कीम आ रही है। ये सिर्फ ICAP में नहीं है, हर इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी के अंदर है। जैसे आपका ACC है, उनकी भी हर 3 साल बाद एवरेज नई एजुकेशन स्कीम आ जाती है, और ICAP क्योंकि एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर रही है और हम ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स या ऑब्सोलीट टॉपिक्स पढ़ाते रहें। वक्त के साथ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। इसमें पूरी दुनिया डेटा पे काम कर रही है, डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंसेस अब पढ़ाए जा रहे हैं, तो ICAP भी चाहते हैं हमारा मेंबर जो क्वालिफाई करे वो भी डेटा एक्सपर्ट बन के निकले। तो इसके लिए पूरा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आप लोग भी एक वक्त के साथ कॉम्पिटेंट CA क्वालिफाइड बन सको। मार्च 26 के लिए जो ICAP ने चेंजेस करी हैं उसको देखते हुए TSA के अंदर भी कुछ फैकल्टी में चेंजेस आई हैं, कुछ मज़ीद और अच्छी फैकल्टी ने हमें ज्वाइन करा, कुछ सब्जेक्ट्स ख़त्म हुए, उनके नाम रिप्लेस हो गए, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गए। थोड़ा सा मैं एक जनरल आइडिया पहले ओवरऑल स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आपका जो CAF 1 का पेपर है वो तभी भी वैसे का वैसे ही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 का पेपर, और सिलेबस में थोड़ा सा चेंज लेकर आ गए। चेंज ये लेकर आ गए कि आप में से वो बच्चे जो ऑलरेडी CAF 1 दे चुके हैं, जो आपका EPS का चैप्टर था अर्निंग पर शेयर, अब वो उठाकर FAR 2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ले गए जो CAF 6 हो गया। इसी तरह अभी आपने एक चैप्टर और पढ़ा बेटा रेशियो एनालिसिस, वो भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर। एक चेंज और लाई है, कुछ चीज़ों को इन्होंने FAR 2 जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के नाम से हो गया वहाँ से मूव करवा के FAR 1 में लेकर आ गए। एक IS 38 इंटेंजिबल एसेट अब वो FAR 1 में आ गया। इसी तरह एक और स्टैंडर्ड IAS 41 एग्रीकल्चरल एसेट्स, वो भी अब FAR 1 में आ गया। फिर आपका इंटेंजिबल से रिलेटेड एक SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट, ये भी आपका अब FAR 1 में आ गया है। तो ये सब चीज़ें FAR 1 के अंदर हैं। अब जिन बच्चों ने FAR 1 दे दिया है, ठीक है ना, वो तो कुछ चैप्टर जो FAR 2 में चले गए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो चैप्टर पीछे आ गए, ठीक है, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो चैप्टर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है सर, हाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हमारी क्लासेस हों उसमें आपको अकोमोडेट करके ताकि उन टॉपिक की नॉलेज भी आपको मिल जाए, क्योंकि उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह इस बार आप अपना FAR 1 का पेपर तो निकाल ही लोगे। FAR 1 की फैकल्टी के अंदर बेटा मेजर क्वेश्चन मेरे पास ही है, फिर आपके साथ साथ मेरे साथ साथ सर इकबाल भाभा हैं, और एक और चेंज जो आया है FAR 1 के अंदर वो ये कि आपके साथ सर जैन समद साहब वो भी अब FAR 1 टीच कर रहे हैं, और क्लासेस उनकी कुछ जगह पे स्टार्ट भी हो चुकी हैं। फिर आपका एक और सब्जेक्ट सिर्फ ब्रीफली बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो, CAF 2 का टैक्सेशन, ठीक है सर, वो एज इट इज़ है। उसके अंदर सर रिजवान बनाई जो भी ज्वाइन करेंगे हमें, और सर अनस बैठे हुए, सर इंशाल्लाह बात करेंगे भी आपसे। ये दोनों टीचर मिलकर इस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करवाएंगे। फिर ICAP ने एक नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है CAF 3 का डेटा सिस्टम के नाम से, ठीक है सर, अच्छा पेपर है। और इस पेपर के अंदर 2 फैकल्टी मेंबर्स इंशाल्लाह आपको टीच करेंगे। एक तो सर इकबाल भाभा बैठे हुए अभी बात करेंगे पेपर पे आपसे, और हमारे एक और टीचर जो कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, इससे पहले वो ACC में टीच करते रहे, सर उज़ैर फातमी साहब, ठीक है सर, ये मिलकर आपको इस सब्जेक्ट को टीच करेंगे। मिस साइमा भी हैं, ठीक है सर, ये तीनों टीचर मिलकर आपको बेटा इस सब्जेक्ट को टीच करेंगे। फिर आपका एक और सब्जेक्ट CAF 4, ठीक है, जो कि अभी सर ने बताया कि मर्ज हो गया, डिटेल में सर ही बात कर सकते हैं।
क्योंकि कैफ 4 के बारे में मैं कुछ भी बोलता हूँ तो सर फिर मुझे डांट देते हैं कि मैं इतना बोलता हूँ कि किसी दौर में मैं लॉ पढ़ाया करता था TSA के अंदर, तो सब गुस्सा करते हैं, फिर बच्चों को बात नहीं बताया करें, ठीक है। तो बहरहाल अब वो 2 पेपर थे मर्ज हो गए। इस बारे में काफ़ी क्लैरिफिकेशन ICAP आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। सवाल ध्यान में आ रहा है बच्चों के, सर हम में से मेजॉरिटी वो हैं जिन्होंने B लॉ का पेपर दे दिया है और कंपनी लॉ अभी हमें पढ़ना है, अब हमारा क्या होगा। तो ICAP ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि सर जिनका B लॉ इंशाल्लाह इस अटेम्प्ट में निकल जाएगा उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, C लॉ का पेपर देना है। उसका सिर्फ जो रेलिवेंट पोर्शन है वो उनका होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना, अभी 2 दिन पहले ICAP ने इस बारे में एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम से चीज़ इशू भी करी है। आप अपने तौर पे देख सकते हैं, ICAP की वेबसाइट पर है कि वो तमाम क्वेरीज़ जो अब तक कॉमन क्वेरीज़ जो स्टूडेंट ICAP से कर रहे थे उसको उन्होंने एड्रेस करके इन राइटिंग दे दिया है, और साथ में ये भी बोला है कि मज़ीद क्वेरी जो जनरेट होती रहेंगी इस हवाले से, उस बारे में भी आपको अपडेट किया जाता रहेगा। ये आपके जो 4 पेपर हैं ये मिलकर ग्रुप A बन रहे हैं। ग्रुप A के अंदर पहले एक पेपर ऐसा होता था जिसको हम कॉस्टिंग कहते थे, CMA का पेपर। उस बारे में ICAP ये कहता था कि सर जब तक कॉस्टिंग का पेपर आप नहीं निकालोगे उस वक्त तक आप कैफ 7 MFA का पेपर नहीं दे सकते। लेकिन अब वो रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। अब क्योंकि कॉस्टिंग CMA खुद ग्रुप B में चला गया है, तो अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो कॉस्टिंग पास करेगा वही आपका बिजनेस इनसाइड वाला पेपर देगा, जिसको आप पहले MFA कहा करते थे। अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन FAR 1 में रेस्ट्रिक्शन स्टिल अभी भी है कि जो FAR 1 पास करेगा वही कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर अटेम्प्ट करेगा, जो पहले FAR 2 कहलाता था। ग्रुप B के अंदर आपके पास 4 पेपर, जिसमें कैफ 5 नाम चेंज कर दिया है, पहले वो CMA कहलाता था, अब उसका नाम इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर दिया, ठीक है। सिलेबस जो ICAP ने इशू करा है, अब तो स्टडी टेक्स्ट भी आ गया है, बुक में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई अपडेशन नहीं है, मतलब कोई टॉपिक हटाया भी नहीं है, कोई नया टॉपिक ऐड भी नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का नाम चेंज करा है। अच्छा, मैं इस हवाले से थोड़ा सा बात क्लियर कर दूँ। ऐसे ही ICAP में एक सेशन हो रहा था, तो जिन लोगों ने ये नई एजुकेशन स्कीम बनाई है उनसे ऐसी किसी ने पूछा कि यार जब सिलेबस आपने सेम रखा हुआ है तो क्या ज़रूरत थी आपको कॉस्टिंग का नाम चेंज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने की। तो उन्होंने जो रीज़न दिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें इस सब्जेक्ट को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पढ़ाया जाता है। हमारे बहुत सारे मेंबर CA क्वालिफाई करने के बाद जब एब्रॉड जाते हैं और वहाँ पे कुछ फर्दर चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सी जगह पे एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। तो उनकी जो हमारी मार्कशीट होती है ICAP की, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास किया है। तो ये समझते थे कि शायद इसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है, जबकि वो फिर सिलेबस मैच करने बैठ जाते थे। तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि ये वही सिलेबस है जो इंटरनेशनली पढ़ाया जा रहा है, हमने भी वही नाम कर दिया है जो कि इंटरनेशनली बाकी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सिर्फ नाम चेंज करा है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नाम अब क्या कर दिया इन्होंने, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट्स ऑल। लास्ट टाइम तक तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट मैं ही टीच कर रहा था, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, ठीक है। और मेजर क्वेश्चन अभी भी मेरे पास है, लेकिन मेरे साथ साथ हमने एक और एक्सपीरियंस फैकल्टी जो मोर देन 20 ईयर से मुख्तलिफ जगहों पे टीच कर रहे हैं, सब काइज और बैठे हुए भी इंशाल्लाह मिलवाते हैं इनसे आपको। काफ़ी सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं बेटा, ACCA, CA और इवन ICMA के अंदर भी टीच कर रहे हैं। अभी मुझे ये बता रहे थे कि सर ज़रा मुझे जल्दी फारिग कर दीजिएगा कि मेरी 1 बजे ICMA में क्लास है। अब ICMA के अंदर कॉस्टिंग पढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उनका स्पेशलाइज एरिया यही होता है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है बेटा, अब ये भी मेरे साथ इंशाल्लाह कॉस्टिंग में भी टीच करेंगे, और साथ साथ हमारा एक और सब्जेक्ट कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, उसमें भी सरकारी जॉब टीच करेंगे हमारे साथ। फिर आपका जो कैफ 6 का सब्जेक्ट जो पहले FAR 2 कहलाता था, अब वो कैफ 6 अब हो गया है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इसके सिलेबस में जो चेंज आया है, कुछ तो मैंने आपको अभी ब्रीफली बता दिया कि अर्निंग पर शेयर मूव कर गया कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में।
रेशो मूव कर गया कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। इसके अलावा इसमें एक चेंज ये और लेकर आए, आपको पता होगा आजकल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे काम हो रहा है, और इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि इवन CFAB के अंदर ICAP ने अब पूरा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के नाम से। जून 26 की जो CA फाइनल की अटेम्प्ट होगी उसमें वो पेपर टेस्ट किया जाएगा। इस हवाले से कुछ अलग से हमारी अकाउंटिंग में IFRS इशू किए गए, IFRS S1 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब ये इन्होंने डाल दिया है आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर। स्टडी टैक्स में उसका एक छोटा सा एरिया इन्होंने इशू करा है, और ज़्यादातर वो डिस्क्लोजर रिस्क बेस्ड है, और उम्मीद है कि जितना उन्होंने डाला है स्टडी टैक्स में उसी बाउंड्री में रहते हुए उसको वो एग्जाम में टेस्ट भी करेंगे। ठीक है। देन बेटा आपका एक और सब्जेक्ट कैफ 7, जिसको पहले तो हम कहते थे MFA। जी सर, अब क्या नाम हो गया उसका? जी, बिजनेस इनसाइट्स। ठीक है सर। और इसके अंदर पढ़ाने के लिए 3 टीचर इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर मेजर पोर्शन सर इकबाल भाभा के पास है। ठीक है सर, इंशाल्लाह जब आएंगे अपने सब्जेक्ट पे बात करेंगे आपसे। कुछ पोर्शन मेरे पास है और कुछ पोर्शन मिस साइमा के पास है। हम तीनों मिलकर इस सब्जेक्ट को टीच करने की कोशिश करते हैं। लास्ट आपके पास ऑडिट का पेपर। ऑडिट के पेपर में फैकल्टी में कुछ चेंज आया हमारे पास। सर तनवीर तो ऑलरेडी मौजूद हैं, इंशाल्लाह टीच करेंगे आपको, और हमारे एक और नए फैकल्टी मेंबर सर शफीक बैठे हैं इस वक्त के बाद। सर शफीक ACC क्वालिफाइड हैं, ACC को ऑडिट का सब्जेक्ट ऑलरेडी टीच कर रहे हैं कई सालों से, और अब ये हमारे साथ CA में भी TSA के अंदर टीच करेंगे। लॉ के अंदर मेरा ख्याल है सर तलाल के साथ सर तनवीर भी हैं, सर हुनैन भी हैं बेटा। अच्छा, सर हुनैन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, यार आप में से कुछ लोगों को नाम नया लग रहा है। सर हुनैन TSA के अंदर मेरा ख्याल है मोर देन 15 ईयर्स से ज़्यादा टीच कर रहे हैं। लेकिन क्या था, अभी थोड़ी सी उनकी जॉब स्विच हुई थी, अब वो ऐसी जगह जॉब कर रहे थे कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो एक सेशन का गैप किया उन्होंने, और ऑडिट और कंपनी लॉ ये 2 सब्जेक्ट हमारे पास वो पढ़ाते रहे हैं। ठीक है सर, और दोबारा से अब वो ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। कुछ क्वेश्चन उनके पास भी है। जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, कंपनी लॉ में एक और टीचर की इन्वॉल्वमेंट भी है वहाँ पर, ज़फ़रुख की ना, ज़फ़रुख मिर्ज़ा लॉ पिछले कई सालों से ACCA के स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं। दोनों कैंपस में हमारे टीच करते हैं। अब ये नॉर्थ कैंपस में CA के स्टूडेंट्स को भी टीच करेंगे बेटा। तो बेटा ये हमारी फैकल्टी है। इसके अलावा जो ICAP के 2 और सब्जेक्ट्स हैं, PPE और MS ऑफिस। तो MS ऑफिस की तो आप तारीख को सब जानते ही हो माशाल्लाह, जब से मेरा ख्याल MS ऑफिस CA के अंदर आया है, ये हमारे TSA में टीच कर रहे हैं। और PPE के लिए मिस अनीला, ठीक है जी, और मिस साइमा मिलकर इसको बेटा कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। नॉर्मली वो बच्चे जो कि पहली बार कैफ में इंडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई पूछता है सर पेपर कॉम्बिनेशन क्या बनाए, तो लाजमी नहीं है कि जो भी कॉम्बिनेशन आप मांगे वो आपके लिए सही हो। TSA तो एक जनरल कॉम्बिनेशन इस सोच के बनाता है कि बच्चों के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो हमारी जो चॉइस है वो तो यही है कि जो बच्चे पहले 3 पेपर उठा रहे हैं कैफ के, तो बेहतर होगा जो हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं वो कैफ 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, कैफ 2 टैक्स और कैफ 4 बिजनेस डायनेमिक्स, ये 3 पेपर पहली बार में ऑप्ट करें। हाँ, अगर कोई 4 देना चाह रहा है तो ऑब्वियसली उसको फिर डेटा का पेपर भी देना पड़ेगा। वो रेस्ट्रिक्शन अभी भी है कि ग्रुप B आप जब भी अडॉप्ट कर सकते हो जब आपके ग्रुप A के एटलीस्ट 2 पेपर तो पास होने चाहिए। आप 2 पेपर ग्रुप A के पास करो जब भी आप ग्रुप B को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है सर। जिन बच्चों ने इस बार 4 पेपर दिए और अल्लाह करे चारों ही निकल जाए, तो उनका तो डेटा का पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा कैफ 4, ऐसे ही ना सर, उनका तो डेटा का पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और फेसबुक पे कमेंट पढ़ रहा था कि बच्चों को वो एग्जेम्पशन ना मिले, इसलिए ICAP ने इस बार कॉस्टिंग का ऐसा पेपर बनाया है कि सबको डेटा पढ़ना पड़ जाए। ठीक है। अब देखो फेसबुक पे कमेंट पास करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन पेपर कितना आसान हो, कोई भी कितना मुश्किल हो, कोई ना कोई तो पास करता है। बस दुआ करो जो कोई ना कोई पास करे उसमें आपका नाम भी हो। ठीक है सर। तो बड़ा बेटा ये आपका इंट्रोडक्शन है।
पेपर आप जो भी ऑप्ट करना चाह रहे हो, अपना जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो, बेहतर होगा रेस्पेक्टिव फैकल्टी से आप डिस्कस कर लो कि इस कॉम्बिनेशन में रहते हुए इस पेपर को उठाना मुनासिब है या नहीं है। जो भी हमारे काउंसलर्स हैं, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे डिस्कस कर लें, क्योंकि लाजमी नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट हो उस लेवल पे बात समझ सको जो कि टीचर सोच रहा है या हमारे एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स सोच रहे हैं। डिस्कस करके पेपर का कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ इसी अटैम्प्ट में पेपर को पास कर सको। क्लासेस हमारी दोनों कैंपसेस के अंदर इंशाल्लाह 16 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है सर, जो भी इसका टाइम टेबल बनेगा ग्रुप में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने एक जनरल बात ओवरऑल नई स्कीम के बारे में कर ली है। मीनवाइल अगर हमें कोई मज़ीद स्कीम की अपडेट मिलती रही आपसे ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। ठीक है सर, इजाज़त है। ओके सर, थैंक यू। Thank you so much, Sir Majid. Is kadar detailed discussion regarding the new scheme and new courses and new teachers. My dear, before inviting my new friend, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपसे। इस वक्त हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, मुझे पता है कि अराउंड इस वक्त हमारे पास मोर देन 70 स्टूडेंट्स ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, टीएसए के भी हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, ऐसे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं इस वक्त जो टीएसए में नहीं थे। वाई टीएसए, वाई टू ज्वाइन टीएसए? अगर ये सवाल आपके दिल में आ रहा है, क्योंकि मैं कम से कम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ और आप लोग की बात जानते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, दिस टीचर दैट। तमाम टीचर्स काबिल एहतराम है, नंबर वन। हर इदारे का हर टीचर हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको टीएसए की तरफ इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको ये राइट है कि आप हमसे पूछें वाई टीएसए? आप क्यों ऐसा क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हमको जो शायद बाहर से नहीं हो रही? माय डियर, मेरे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कैफ 4 इस वक्त अटेम्प्ट करके बैठे हुए हैं, शायद उनको ये पता होगा माशाल्लाह से जो पेपर आया था। मैं डेफिनेटली आई एम नॉट अ गुड टीचर, जैसे माशाल्लाह बड़े बड़े टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत ऑर्डिनरी सा टीचर हूँ। लेकिन आप इस बात को एग्री करेंगे कि जिन बच्चों ने रिटन प्रैक्टिस की, जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की, जिन बच्चों ने पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए, उनको पेपर ईजी लगा। एम आई राइट? तो माय डियर, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट, फिजिकल क्लासेस, देखें वी आर नॉट परफेक्ट, हम एडमिट करते हैं, ऊंच नीच होती रहती है, हम में भी हो सकती है, इंसान है, खुदा नहीं, हमारे सिस्टम में भी ऊंच नीच हो सकती है। हम कॉन्स्टेंटली आपसे पूछते रहते हैं कि क्या चीज़ सजेशन है। हिना यहाँ बैठी हुई है, हिना मैं वो सजेशन तो डिस्कस नहीं करूँगा, मगर आपने किसी चीज़ के बारे में मुझसे डिस्कस किया था, हमने उससे बेहतरी की, तो बेहतरी की गुंजाइश भी है और बेहतरी का यकीन दिलाता हूँ मैं आप लोगों को। बट एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जिस किस्म का सेशन अब आगे आने जा रहा है, देखिए अभी तो फिर भी नई स्कीम है और 5 महीने हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि मार्च के बाद जो स्कीम, जो नया सेशन आने वाला है, अगस्त में पेपर्स हैं, रमज़ान भी है, ईद भी है, 2 ईदें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रोफेशनली एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में फिज़िकली, मैं माजिद साहब का नाम लेके यहाँ पे जिक्र करूँगा आपकी इजाज़त से, कि सेशन एंड हो गया था, सब कोर्सेज मुकम्मल हो गए थे, कॉन्स्टेंटली माजिद साहब रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस। इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? मैं सर रिजवान मनाए हमें ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, मैं हैरान रह गया था कि जिस कदर सर रिजवान इस दफ़ा स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे कि वॉइस नोट्स के ज़रिए क्विक रिव्यू, वॉइस नोट और कुछ ह्यूमरस अंदाज में पकौड़ों की प्लेट भी भेजी थी उन्होंने आप लोगों को, बारिश के दिन अगर याद हो आपको। तो माय डियर, एक ऐसा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप फिज़िकल क्लासेस लीजिए, तमाम सेशंस आपको फिज़िकल कवर कराए जाएंगे। अभी सर ने मेरे सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया तो मैं सब थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। मैं और तनवीर तो ऑब्वियसली जिस तरह कवर कर रहे हैं टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सर हुनैन सिकंदर जिनका जिक्र किया,
सर माजिद ने। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह, जॉब स्विच की वजह से वो फिज़िकली नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने फ़िलहाल लेक्चर्स रोक दिए थे, अब वो फिज़िकली ज्वाइन करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद कैंपस के अगर कोई ऑनलाइन बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए 25 चैप्टर्स का अब लॉ बन गया है और 1 या 2 टीचर्स 4 महीने में कवर नहीं करा पाएंगे, इसलिए नॉर्थ नाज़िमाबाद कैंपस में सर फ़र्रुख मिर्ज़ा जो कि ऑलरेडी लॉ के ही टीचर हैं मगर वो ACC में पढ़ाते हैं, उनकी सर्विसेज को हमने रिक्वेस्ट की कि सर नॉर्थ कैंपस में फ़िज़िकली आप इसको हमारी हेल्प करें। तो नॉर्थ कैंपस में कंपनी लॉ के कुछ टॉपिक्स मेरे साथ फ़र्रुख शेयर करेंगे, तनवीर आएंगे, और डेफिनेटली PCHS कैंपस में मैं, तनवीर और हुनैन कवर करेंगे। आप लोगों से बस ये कमिटमेंट चाहते हैं हम कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये दे आर द टीचर ऑफ टीचर, मतलब मैं अपने नेक्स्ट मेहमान को बुलाने वाला हूँ। तनवीर साहब आ गए, मेरे पार्टनर। तनवीर साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा मैं सबसे पहले, माशाल्लाह। आइए सर तनवीर। एंड आई ऑल्सो वेलकम सर जैन समद। सर जैन समद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर आगे आइए आप। तनवीर, अरे मिस नीला आपकी माँ के बराबर हैं। तो खैर भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तनवीर साहब, अब तो आना पड़ेगा आपको आगे। मिस बस थोड़ा सा संभाल लें तो अच्छा भाई, तो सीन ये है भाई, सर तनवीर खत्री साहब अभी तकरीर करेंगे आके। मैं इनको ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला हूँ क्योंकि ये बैंक फैसल बैंक में तो सर्व कर रहे थे मगर रिसेंटली इनका प्रमोशन हो गया है और ये हो गए हैं एक्टिंग CFO। तो आपके हमारे TSA के एलुमनाई, हमारे TSA के फैकल्टी मेंबर, माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बैंक्स ऑफ पाकिस्तान में CFO के फ़राइज़ अंजाम देने वाले हैं बहुत जल्द। सर जैन समद, इनका इंट्रोडक्शन आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप सबको PRC में इन्होंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है। अब ये FAR 1 में पढ़ाएंगे, बाकी क्या पढ़ाएंगे तो अभी आके डिस्कस करेंगे। मैं अपने नए टीम मेंबर के बारे में 2 जुमले बोलूँगा, फिर बुलाऊँगा सर कायद जौहर यहाँ बैठे हुए हैं। आज से 15 साल पहले जब मैंने CA टीचिंग शुरू की थी तो मुझे टीचिंग के ट्रिक्स बताना, किस तरीके से स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है टॉपिक्स में, क्यूरीज में, वो मैंने सर कायद जौहर से सीखा है। IFRS में, अकाउंट्स में माशाल्लाह ही हिमसेल्फ इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA के मेंबर हैं सर। ACCA, CA, जैसे अभी सर माजिद ने कहा, ACCA, CA, ICA में बहरिया यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ा रहे होते हैं। तो आप लोग मेरी मार्क माई वर्ड्स, डेफिनेटली जब ये आपको अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ीद मज़ा आएगा। सर माजिद और इनका कॉम्बिनेशन TSA के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा इंशाल्लाह। एंड विद योर थंडर अप्लॉज आई वुड लाइक टू इनवाइट सर कायद जौहर, वो आपसे बात करेंगे। Assalamu alaikum. First of all, I extend my greetings to the distinguished faculty and all of you present over here and online. So, a very great introduction. Thank you for my introduction and let's welcome the new scheme. And अब न्यू स्कीम आ तो गई है और जाहिर है कि हमारे लिए तो मजबूरी है, वी हैव टू फेस इट, ठीक है, वी हैव टू पास पेपर्स इन दिस स्कीम। सो सर ने बहुत ज़बरदस्त नई स्कीम के बारे में सर माजिद मसूद ने जो है वो डिफरेंसेस और जो चेंजेस आए वो बताया। मैं थोड़ा सा नई स्कीम के बारे में इसको वेलकम करते हुए सिर्फ एक टिप देना चाहूँगा, एंड दैट टिप इज़ कि कोई नई स्कीम आती है तो एक बड़ा चैलेंज होता है सिलेबस, कि सिलेबस में क्या चेंज हुई, राइट। तो हाउ टू ओवरकम दैट चेंज,
तो एक मेन चीज़ ये है कि ऑडिटर्स और ये सब अकाउंटेंट्स होते हैं वो अक्सर जो है दे यूज़ चेकलिस्ट्स फॉर कंप्लीटनेस पर्पसेस, वो टिक लगाते रहते हैं उसमें। हम लोग भी बार बार ट्रैवल करते वक्त जो है वो सामान क्या लेके जाना है वो उसकी एक चेकलिस्ट बनाते हैं फिर उसको टिक करते हैं, राइट। तो अब अगर आपको अपना रिस्क रिड्यूस करना है एग्ज़ाम फेलियर का, तो आप चेकलिस्ट या सिलेबस पे क्या करें, टिक लगाएं और देखें कि वेदर बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम वो तमाम चीज़ें आपने कवर की हैं या नहीं की हैं। नाउ सपोज वी कवर ऑल द एरियाज ऑफ द सिलेबस और प्रैक्टिस कर लें प्रॉपरली, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी चीज़ें याद होंगी, जितनी चीज़ें आप पेज पे लाएंगे या आप कहीं टाइप करेंगे उसको, तो आपको एक्सप्रेस करना आएगा चीज़ों को जो हमें करना होता है एग्ज़ाम में। मेन चीज़ क्या है एग्ज़ाम में कि हमें क्या करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, हमारे आइडियाज़ जो जहन में जो कंसेप्ट्स हैं। तो अगर आपने प्लानिंग करनी है, बेसिकली ओरिएंटेशन है तो प्लानिंग करनी है हमने आज, तो प्लानिंग किस चीज़ की करनी चाहिए, एक तो कंप्लीटनेस इंश्योर करने की और दूसरी हाउ वी विल एक्सप्रेस इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये दो टिप्स मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। तो इफ़ वी सपोज प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम, देयर वोंट बी एनी रीज़न कि वी डोंट पास, वी विल पास। जानबूझ के तो ICAP भी फेल नहीं करना चाहता किसी को, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ टिप, और बाकी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर अभी आने वाली हैं बहुत कुछ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जौहर, मैं आगे बढ़ते हुए सर इकबाल भाभा यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, और अपने सब्जेक्ट्स में आने वाले चेंजेस को लेकर और अपनी नई स्ट्रैटेजीज़ को लेकर वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सर इकबाल भाभा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और मेरे ख्याल से आवाज़ नॉर्थ में जा रही है, ओके। तो आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ, हेलो 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 हेलो। ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे जिसका रिस्पांस था, इट वाज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। अच्छा खैर, तो मैं आप लोग सबको बेटा यहाँ पे वेलकम करता हूँ। 2 से 3 चीज़ों में जो है मैं बात करूँगा, उसके बाद जो है वो इसको मैं एंड करूँगा। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि मैं आपको ये बता दूँ कि आई विल बी टीचिंग द 4 पेपर्स। किसी का जो है वो पोर्शन होगा, किसी का पोर्शन ज़्यादा होगा। मैं आपको सबसे पहले पेपर्स बता दूं कि आई विल बी टीचिंग CAF 1, दैट इज़ FAR 1 फॉर मार्च 26 अटेम्प्ट। इसका लगभग सर 15% 20% जो है वो मेरे पास होगा। स्पेसिफिक ISS आपको जो है वो क्लासेस में बता दिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर मेरे पास होगा वो CAF 3, दैट इज़ ये जो डाटा का जो पेपर है जिसमें मैं आप थोड़ी ज़्यादा बात करूँगा, टेकिंग दिस प्लेटफॉर्म एज एन अपॉर्चुनिटी। और CAF 3 में मेरे ख्याल से मेरे पास 50% to 55%, 60% भी कह सकते हैं मेरे पास डाटा का पेपर जो है वो मेरे पास होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेपर जो FAR 2 है, उसमें भी लगभग आप समझ लें EPS और रेशो अगर आप मिला लें तो ये भी 15% 20% पेपर ही बनता है। और उसके अलावा जो मेरे पास जो पेपर होगा वो होगा MFA, जो कि लगभग 50% 55% के करीब आप दे सकते हैं। यानी कि डाटा का पेपर और MFA के जो पेपर है, यानी कि जो आप BIA हो गया, बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस, उसकी लगभग परसेंटेज मेरे पास 50% से ज़्यादा होगी। और बाकी जो 2 पेपर्स हैं FAR 1 और FAR 2, तो वो उसमें मेरे पास जो है वो पोर्शन होगा वो 15% से 20% तक जा रहा होगा। सर अभी हम जो है वो मेरे पास जैसे ही एग्ज़ाम्स हो गए तो पता नहीं कितने काउंटलेस बच्चों का मेरे पास एक मैसेज आया, और अभी जो आप फंसे हुए होते हैं वो ये फंसे हुए होते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, चॉइस। और एक चॉइस हमने ली थी कि हमने CA में आना है, अभी तक हम उससे ही बाहर नहीं निकल पाए। उसी में हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ, ख़ास तौर पे कॉस्टिंग के पेपर के बाद तो सर क्या करें। बहुत सारे बच्चों का आया कि सर कुछ ऑल्टरनेटिव करें ना करें, और ये हर अटेम्प्ट में एक आधा पेपर होता है जिसके पास बच्चा जो है ना वो अपनी स्ट्रेटेजिकल चॉइस को रिवाइज करने के लिए मजबूर हो जाता है कि हमने जो चॉइस ली कमिंग इनटू दिस फील्ड ये सही थी कि नहीं थी। ये भी मैसेजेस आते हैं।
और जब पेपर अच्छे चले आते हैं तो फिर ये आता है कि सर जो है वो चॉइस नेक्स्ट पेपर की कहाँ से लेनी है। अच्छा, पेपर जब मुश्किल आता है तो मैंने अपने बच्चों को क्लास में भी बताया था, उसी वक्त उसी दौरान पेपर के दौरान ही बच्चा जो है वो सामने वाले बच्चे को देखता है और चॉइसेस बन जाती है उसी वक्त। तो ये हमारे ज़माने से ये जो चीज़ जो है ना वो ये चलती भी आ रही है। लेकिन हमने जो गलतियाँ करी अपने वक्त में, उसको हम लर्निंग के तौर पे लेकर आप तक कन्वे करना चाहते हैं कि सर चॉइसेस लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, हमारे ज़माने से भी पहले, मतलब अगर आप और पुराने ज़माने में चले जाएँ 1970s 80s, बल्कि शायद उससे भी पुराने अगर आप चले जाएँ, ये मेरे जो परदादा थे ना वो बताते थे मुझे। अच्छा, मिस समीला का ज़माना मतलब। अच्छा, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वी डोंट अग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो जो ज़माना था ना, वो उसमें मुझे बताते थे कि उन ज़माने में टीचर की चॉइसेस कैसे होती थी। देखिए, पुराने लोगों से सीखने का ना एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि आपको गुड़ की बातें सीखने को मिलती है। तो वो बताते थे कि हम अपने वक्त में टीचर की चॉइस कैसे करते थे। यानी कि अब तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टीचर्स की चॉइस करेंगे तो देखेंगे सर कहाँ फ़ी कम है, कहाँ सोशल मीडिया के ऊपर वो पर्टिकुलर टीचर साउंड कर रहा है, कहाँ जो है वो कोर्स कवरेज ज़्यादा है, कौन बंदा जो है वो इंटरटेनिंग वे में आपको पढ़ाता है, कौन सा बंदा नोट्स देता है, कौन सा बंदा चेकलिस्ट देता है। मतलब आप लोगों के मल्टीपल फिल्टर्स है, मल्टीपल क्राइटेरियाज है, जिसको आप फिल्टर करते 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 आखिरी में फिर आप कहते हैं भाई मैं सेल्फ स्टडी पढ़ लूँ, क्योंकि इतने क्राइटेरिया तो कोई भी टीचर मीट ही नहीं कर पा रहा। तो उस ज़माने में जो टीचर की चॉइस होती थी ना, वो उस ज़माने में ना व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई इस तरह था, छुपे हुए होते थे 4-5 सप्लायर्स। तो मेरे परदादा मुझे कहते थे कि हम लोग उस्ताद को चुनते थे ये देख कर के उस्ताद का उस्ताद कौन है। तो अगर उस्ताद का उस्ताद, यानी कि अगर अल्लामा इकबाल का उस्ताद अगर रूमी है, तो क्या शागिर्द पैदा किया हुआ उसमें यार, बस ये चॉइस थी। तो इस गुण को दिमाग में रखें और ये देखें कि जिन भी टीचर से आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे सर तलाल ने कहा कि एवरीवन इज़ रिस्पेक्टेबल है, उस्ताद का उस्ताद कौन है। और ख़ास तौर पे ये देखें कि जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन कौन है। तो मेरा ख्याल है कि आप तबानीज़ पे आकर ही लैंड करेंगे कि उस्ताद के उस्ताद से मुराद इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन कौन है। अच्छा, बिफोर आई ज्वाइन दिस TSA, I had a choice to choose between 2 to 3 institutions as a faculty member. So I went to my father to help me taking a strategical decision. Which institution should we choose for choose for my career? As in CA को पढ़ाने के लिए कौन सा career choose करूँ? तो मेरे father चूँकि खुद एक businessman है, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि तुम ये choose करो और ये choose ना करो। मुझे उन्होंने एक framework दे दिया और यकीन करें मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने उस फैसले को रिग्रेट नहीं करता। वो फैसला क्या था, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा कि तुम ये देखो कि जो भी तुम इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो या जो कंसिडर कर रहे हो, वो उनके साथ कितने पुराने लोग अटैच्ड हैं, कितने पुराने लोग अटैच्ड हैं। यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन के पास अगर बहुत ज़्यादा पुराना बंदा अटैच्ड हो फॉर सो मेनी ईयर्स, तो डैट शुड बी योर चॉइस। क्योंकि हमारी जो फैमिली बिजनेस है उसके अंदर हमारे पास भी वो 30-30, 35-35 साल बंदे जो है ना वो पुराने हैं। अच्छा, हम जो है ना वो अपनी नई पौध जो है ना उनको कहती रहती है कि अब्बा इनको ये भी नहीं आता, इनको ये भी नहीं आता। बोले नहीं यार, इनको जो भी नहीं आता, ये 30-35 साल पुराने हैं और ये जब जाएंगे ना ऊपर तब जान छोड़ेंगे, उससे पहले हम नहीं जान छोड़ेंगे उनको। अच्छा भाई, तो नया नया ACCA क्वालिफाई करके, नया नया CFA करके हम आते हैं ना मार्केट के, एक साथ यूँ नहीं और यूँ होना चाहिए और यूँ नहीं और वही होना चाहिए। तो जो पुरानी पौध होती है ना वो हमें रोकती कि बेटा ये यूँ नहीं और यूँ नहीं होता। तो मैंने खुद अपना डिसीजन इस बेस पे लिया कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ किसके साथ जो है वो रुके हुए हैं, लॉन्ग टर्म फैकल्टी किसके साथ रुकी हुई है, तो मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया। वैसे भी मेमन और गुजराती फैमिली के अंदर माँ बाप बहुत शुरू में ये बताते हैं कि बेटा ये करो ये ना करो, उसके बाद फ्रेमवर्क्स देते हैं कि बेटा होटल में भी जा रहे हैं ना तो आपने जो डिश मंगवानी है ना उसके रेट सामने रख कर, अपनी पॉकेट को दिमाग में रख कर आपने चॉइस लेनी है। तो वो फ्रेमवर्क देते हैं, फिर वो आपको डिसीजन नहीं देते। तो एक तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कंसिडरिंग दिस फैक्टर एज योर शुड बी योर मेन चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग द टीचर एंड ऑफ सेलेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, जो एक शोर मचा हुआ था पिछले 6 महीने से, जो मेरा एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया के ऊपर, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन पॉलिसी। कुछ बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि सर हम डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। कुछ बच्चे जो है वो इस चीज़ के घबराए हुए थे कि सर लास्ट अटैम्प्ट है, हम नहीं पढ़ पा रहे। कुछ डिसक्वालीफाई हो गए थे, कुछ जो है वो उनके साथ सिंपैथी कर रहे थे, कुछ के साथ प्रॉब्लम था।
देखिए आप लोग सब ने अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट जो रखनी है ना दिमाग में, वो ये दिमाग में रख के रखनी है कि सर हम कभी भी इस डिस्क्वालिफिकेशन के ज़ुमरे में ना आए। ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम डिस्क्वालीफाई हो गए तो हम उन लोगों में चले जाएंगे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी का जो है वो पार्ट बनता है। तो आपने डिस्क्वालिफिकेशन में ना आने के लिए 2 से 3 चीज़ें ऐसी करनी है, तो चॉइस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो ये है कि फ़िज़िकल क्लासेस लाजमी अटेंड करें। अच्छा मुझसे बच्चे पूछते हैं सर फ़िज़िकल क्लास क्यों अटेंड करें भाई? अभी सर तलाल ने कहा YTS है, TS है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि फ़िज़िकल क्लासेस बाकायदगी से ऑफ़र करता है। ऐसा नहीं है कि क्लास में एक बच्चा भी नहीं है तो हसन जो है ना वो ऑनलाइन कर देगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने BIE की यानी कि जॉब BIE MFA की वो क्लास भी ली है जिसमें खाली मैं बैठा हुआ था, ना कोई ऑनलाइन था ना कोई फिजिकल था। वो बेचारा कौन है वो जो हमें चाय सर्व करता है, वो आया, मैंने कहा भाई तू ही बैठ जा, कम से कम कुछ मोटिवेशन तो हो कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये भी वक्त था, रमज़ान का महीना, एक तो रमज़ान का महीना, ऊपर से BIE है, ऊपर से वैक का चैप्टर, तो वो जो है वो कोई भी नहीं था, ऑनलाइन भी नहीं था, फिजिकल नहीं था। मैंने हसन से बोला, मैंने कहा भाई इसको क्या उसको कैंसिल करो? कहता नहीं सर वी कांट कैंसिल द क्लास, जो स्केड्यूल्ड है वो स्केड्यूल्ड है। अच्छा फिर हुआ ये कि आधे पौने घंटे के बाद बच्चा आना शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा ही वो क्लास कैंसिल नहीं करी, वरना ये बच्चा सोशल मीडिया में मेरी ट्रोलिंग कर देता। तो वो आधे पौने घंटे के बाद बच्चा आना शुरू हो गया। मैंने कहा वेरी गुड यार। तो कहने का मतलब है कि दैट्स वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि फिजिकल क्लासेस रिलीजियसली, मैं कहूँगा रिलीजियसली ऑफर करता है कि हसन को ये पता होता है कि नंबर ऑफ आवर्स इतने और ये स्केड्यूल ऑफर करना है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर फिजिकल क्लास हम क्यों ले भाई, घर में बैठ के आराम से। अच्छा ये भी एक डायनेमिक है कि घर पे बैठ के आराम से ले। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आप देखते हैं कि आपका ट्रैफिक भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, कॉस्ट भी बचती है, सब कुछ करें। तो फिजिकल क्लासेस में आके सर बिला वजह ये टाइम सेव करें। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि फिजिकल क्लासेस लेने के वक्त आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको टीचर कंटेंट डिलीवरी कर रहा है, आप 2 से 3 ऐसे हिडन बेनिफिट्स ले रहे होते हैं जो कि शायद आपको ऑनलाइन ना मिले। इसमें पहला बेनिफिट ये है कि आपको टीचर के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। अब वो टीचर के साथ इंटरेक्शन, ज़रा बात समझें आप। देखिए हो सकता है कि मैं आपका टीचर ना हूँ, मैं आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपकी नज़र में स्टूडेंट ना देख रहा हूँ, एक इंटर्नी, एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय देख रहा हूँ। अभी तनवीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तलाल साहब ने इनका इंट्रोडक्शन करवाया, ये आपको बताएंगे हर इंस्टीट्यूशन के अंदर जितनी मेरी नॉलेज है, हर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 34 से 35 सेक्टर रजिस्टर्ड है, मोर देन 550 कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिनमें 350 कंपनीज डेली के हिसाब से वॉल्यूम यानी कि ट्रेडिंग करती है, एक्टिव ट्रेडिंग करती है। हर सेक्टर को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, HR की ज़रूरत है, अच्छे बंदे की ज़रूरत है। HR अपना पैसा जो है ना वो कम से कम लगा कर अच्छा बंदा लेना चाहता है। जब आप टीचर के सामने आएंगे तो टीचर की आई में आप आओगे और आपकी प्रोफेशनली टीचर हेल्प कर सकता है। तलाल साहब जो है वो हाई कोर्ट में होते हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी मेरे ख्याल से रिजवान मनाई साहब भी जो है वो सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, सबका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। अगर नहीं भी हो तो उनके लिंक्स होते हैं किसी न किसी सेक्टर में। आपकी प्रोफेशनल इतनी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प हो सकती है, इवन इन योर प्लेसमेंट। तबानी साहब यहाँ पर है नहीं, बट मैं जानता हूँ तबानी साहब ने कितने लोगों को सिर्फ एक कॉल के ऊपर प्लेसमेंट्स करवाई हैं, क्योंकि तबानी साहब उनको जानते थे, उनको बाई फेस जानते थे, उनके हालात जानते थे, उनका बैकग्राउंड जानते थे, उनकी रूटीन जानते थे, उनका डिसिप्लिन जानते थे, वही तो हेल्प कर सकेंगे। आज की तारीख में मैंने पिछली ओरिएंटेशन में भी कहा था कि योर नेट वर्थ इज़ योर नेट वर्थ। जो आपको जानेगा वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो यार आप जब फिजिकल क्लास में आते हो ना तो आप सिर्फ कंटेंट लेने के लिए नहीं आते हो। बहुत सारे लोगों के अंदर तो हम टीचिंग स्किल्स भी देख लेते हैं, यार इस बंदे के अंदर तो टीचिंग स्किल्स है, अगले अटेम्प्ट में वो टीचर असिस्टेंट बन जाता है, क्वालिफाई करने के बाद हम ही उसको टीचर हायर कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे कितने बच्चे थे जो मुझे बाद में पता चला कि ये टीचर असिस्टेंट बन के बैठा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। कह रहे सर मैं तो यहाँ पे टीचर असिस्टेंट हूँ, पेड टीचर असिस्टेंट, पेड जॉब। मतलब पेड जॉब कौन देता है भाई, ये तो सारी फ्री में जॉब्स होती है, लेकिन पेड जॉब, और आगे जाके उन्हीं को टीचिंग अपॉर्चुनिटी हो जाती मिल जाती है। वाली बात है, मेरा दिमाग भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो कहने का मतलब सर ये कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो देखिए। अब मेरे पास लास्ट टाइम एक बच्चा आया, सर मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसने डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे सवाल करा, ना हाय ना हेलो ना अस्सलाम वालेकुम ना वालेकुम सलाम ना कैसे ना फ्री, सवाल किया सर ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का स्प्रिंग 23 के पार्ट B का ये जो पॉइंट है समझ में नहीं आ रहा। मैं क्लास में था, जवाब नहीं दिया, 1 सेकंड के बाद दोबारा क्वेश्चन मार्क ठक करके, अच्छा भाई मैंने जवाब दिया, फिर 2 क्वेश्चन मार्क, फिर 3 क्वेश्चन मार्क, फिर फ़ोन, फिर हसन को फ़ोन। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, तो पता नहीं कौन। बहरहाल मैंने उससे बात करी तो कहने लगा, मैंने कहा आप आओ ना पहले। अच्छा जब वो मेरे पास आया ना तो मैंने उसको कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, मतलब कैंपस में भी नहीं देखा, वहाँ पे भी नहीं देखा। मैंने कहा बेटा बात ये है
कि पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आपका नाम क्या है, आप कौन से बैकग्राउंड के हो, कितनी MFA के अटेम्प्ट दे चुके हो, कम से कम फिजिकल क्लास एक दफ़ा तो अटेंड करके टीचर की आय में तो आओ कि पता तो चले कि यार आप हो कौन, क्या बैकग्राउंड है। तो ये याद रखिएगा कि फिजिकल क्लास की जो है ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपके साथ जो है ना वो एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझसे बड़ी पर्सनल हेल्प भी मांगी है इसी सेमेस्टर में, और प्रोफेशनल हेल्प भी मांगी है और हमने दी भी है। ये कब होगा? जब मैं उस बच्चे को जानूंगा, सर कॉम्बिनेशन का क्या करें, पेपर मुश्किल लग रहा है, छोड़ दे के ना छोड़ें, सर इंटर्नशिप में प्रॉब्लम हो रही है, इंडस्ट्री ज्वाइन करें कि फर्म ज्वाइन करें, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इंडस्ट्री ज्वाइन करें कि फर्म ज्वाइन करें, क्या करें क्या ना करें। ये जब फिजिकल का आएंगे तो बच्चा टीचर आपको जानेगा और बात करेगा। एटलीस्ट नहीं आ सकते, इसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले, नहीं आ सकते तो एटलीस्ट एक दफ़ा हफ्ते में आगे कम से कम टीचर को रीज़न बताएं, रिस्पेक्ट करें उसकी कि सर मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा और ये मेरी वजह है, ताकि आप डिसक्वालिफिकेशन से बच सके, कोई रिग्रेट ना छोड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर ये है, चॉइस करते वक्त, इंस्टीट्यूशन का चॉइस करते वक्त, एक तो आपने टीचर ऑफ टीचर्स देखना है, दूसरा आपने दूसरा आपने ये देखना है कि आपके पास जो फिजिकल क्लासेस कौन ऑफर कर रहा है, तीसरा आपने ये भी देखना है कि कौन सा टीचर आपको व्हाट्सअप सपोर्ट, ये व्हाट्सअप सपोर्ट आजकल जो है ना ये चॉइस का बड़ा पिक बन गया है कि आपको व्हाट्सअप सपोर्ट, प्रॉपर व्हाट्सअप सपोर्ट दे पा रहा है। अच्छा, मैं यूजुअली तो फेसबुक पर एक्टिवेट नहीं होता तलाल साहब की तरह, मैं थोड़ा सा फारिग आदमी हूँ, थोड़े से बहुत मसरूफ इंसान, मतलब ये इंस्टाग्राम पे तो इनकी एक पोस्ट कहीं पे आ गई तो वो ऑटोमेटिकली मुझे पता है सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, ऑटोमेटिकली जब खुद ही पोस्ट करते हैं। नहीं, ये भी तो राज बताने सर आप हमारी अच्छा सर मैं आई टेक योर परमिशन टू सर आप 5 मिनट और ले लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ये व्हाट्सअप सपोर्ट में, मैं फेसबुक पे एक्टिवेट नहीं होता था, आई एक्चुअली रिप्लाई ऑन व्हाट्सअप पे कौन सपोर्ट कर रहा है इसको भी आपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ सर ये है कि हम आते हैं अब थोड़ा सा डाटा के पेपर के ऊपर, ये 3 से 4 फिल्टर करिएगा और उसके बाद जो है ना वो काउंसलिंग भी आपने देखनी है कि कौन सा बंदा आपकी काउंसलिंग कर पा रहा है। डाटा के पेपर में आता हूँ कि कैफ 3 डाटा का पेपर ICAP ने जो इंट्रोड्यूस किया अभी 2-3 दिन पहले, एप्पल का इवेंट था 9 सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 सितंबर एप्पल का इवेंट था। इससे मैं खाली पेपर को कनेक्ट करूँगा और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रोलिंग हो रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर, इनके कॉस्मिक ऑरेंज कलर को रहकर, और हर दफ़ा एप्पल की जब लॉन्चिंग होती है तो इसी तरीके से इनकी जो है ना वो ट्रोलिंग होती है। एप्पल से जब पूछा गया कि यार आप लोगों का क्या दिमाग ख़राब हो गया है कि आप लोग हमेशा जो है वो खाली कैमरे के साइज़ को ऊपर नीचे कर देते हैं, खाली जो है ना वो पहले 3 कैमरे यहाँ होते तो पहले यहाँ लेकर आ जाते, फिर वहाँ लेकर आ जाते, फिर इसको बड़ा कर देते, फिर बड़ी छोटा कर देते हैं, फिर प्लस निकाल देते हैं, कभी एयर निकाल देते हैं, कभी मिनी निकाल देते हैं, या आप खाली कैमरे पे ही खेलेंगे या किसी और पे जाएंगे। तो उनके जो चीफ डाटा ऑफिसर उसने कहा भाई जो डाटा कह रहा है उस पर काम कर रहे हैं, हम आपकी पब्लिक ही है ना, जो पब्लिक का जो डाटा है हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारा iCloud है। अब iCloud के ऊपर उसने बताया कि लास्ट ईयर iCloud के ऊपर जो सेल्फीज़ ली गई हैं, जो सेल्फीज़ ली हैं जो कि iCloud पे अपलोड हुई हैं वो 500 बिलियन है, 500 बिलियन, 500 बिलियन तस्वीरें हमारे पास आई हैं खाली सेल्फी को लेकर। तो हम अपने सेल्फी के जो सेंटर का जो कैमरा है उसको क्यों इम्प्रोवाइज ना करें भाई, जब 500 अरब, ये सेल्स नहीं बता रहा, ये नंबर ऑफ सेल्फीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि 500 अरब जब सेल्फियाँ ली गई और iCloud पे जब अपलोड की गई तो मैं अपने सेंटर के कैमरा को क्यों इम्प्रोवाइज ना करूँ। दूसरी बात, इन्होंने AI का भी इंट्रोड्यूस किया सेंटर कैमरा के अंदर, इन्होंने पीछे के जो मेगा पिक्सल है पहले 12, 48 था, अब 48 तीनों को सेंटर को, इसके टेलीफोटिक कैमरा को सबको इन्होंने 48 कर दिया। इन्होंने कहा कैमरा की मतलब आईफोन को इस्तेमाल करके लोग पिक्चर्स इतनी ले रहे हैं तो क्या करें भाई, तो हमें तो उसी डाटा पे दिमाग में रखकर काम करना है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि डाटा आपका डायरेक्ट रेवेन्यू को लिंक कर रहा है। अब डाटा इज़ अ न्यू ऑयल। दूसरी बात, आपकी जो वॉच है, वॉच के अंदर इन्होंने कोई बीपी, ब्लड प्रेशर की जो है वो सेंसर मूवमेंट्स दी। अब वो कह रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर 1.3 बिलियन लोग जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार हुए, और हमारी वॉच ऐसी है कि जो पिछले 30 दिनों का रिलेटिव डाटा इस्तेमाल करके आपकी जो विज़ल है उसके अंदर की जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको इस्तेमाल करके हम आपको ये बता देंगे कि भाईजान आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं है। अब डाटा ही ऐसा आ रहा है तो हम इसको इम्प्रोवाइज़ क्यों ना करें।
तो ये याद रखिएगा सर कि ICAP का जो पेपर लाने का मकसद है, डाटा का पेपर लाने का मकसद है, वो फाइनेंशियल को ही हेल्प करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि नॉन फाइनेंशियल जो है ना ये पेपर है, ये फाइनेंशियल को डायरेक्ट जाके लिंक करेगा, जैसा कि हमने एप्पल के केस के अंदर देखा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा वो ये है, एक दफ़ा वॉलमार्ट ने द लार्जेस्ट सुपर स्टोर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, US के अंदर इसकी ब्रांच है। एक थोड़ी सी मेच्योर्ड एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए। उन्होंने ये नोट किया कि वीकेंड के ऊपर, खाली मैं डाटा की बात बता रहा हूँ, ये वाली एग्जांपल मैंने 2011 के अंदर रीड करी थी जब मैं खुद ACCA क्वालिफाई कर रहा था, लास्ट पेपर था। 2011 के अंदर वॉलमार्ट की एक केस स्टडी आई थी, गूगल पे भी आप सर्च कर लीजिएगा। इन्होंने ये नोट किया कि हमारी सेल ड्रॉप हो रही है, तो इन्होंने डाटा को एनालाइज किया, कुछ AI टूल्स अप्लाई किए और डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करी। तो पता चला कि एक बंदा, थोड़ी सी मेच्योर्ड एग्जांपल है समझिएगा, एक बंदा जब वीकेंड पे अपने ऑफिस से निकलता है ना, तो वो 2 चीज़ें मांगता है, एक डायपर और एक वाइन US के अंदर, और वो दोनों चीज़ें किसी भी एक स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है, ना डायपर ना वाइन। यानी कि डायपर अलग स्टोर पे अवेलेबल है, वाइन अलग स्टोर पे अवेलेबल है। ये डाटा से इनको पता चला। इन्होंने क्या किया, दे मेड द 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द सेम आउटलेट एवरीवेयर अक्रॉस द US एंड द सेल्स इंक्रीज्ड। डाटा से आपका डायरेक्ट सेल्स लिंक्ड है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डाटा का पेपर अगर आपको कोई इंटरटेनिंग तरीके से या कोई आपको बगैर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के या आपको एकेडमिकली से हट कर, और इसके अंदर एक ड्राफ्टिंग स्किल्स भी है जिसके लिए हमने मिस साइमा को इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इससे हट कर पढ़ा रहा है ना तो थोड़ी सी ज्यादती है। ये डाटा का पेपर विल हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर आफ्टर इवन क्वालिफाइंग दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्योंकि आपको फिनटेक स्पेशलिस्ट, डाटा साइंटिस्ट की तरफ जो है वो मूव करेगा। और लास्ट एक और बात मैं आपको करूँ यार, दोस्तों से मशवरा, ये चॉइस लेते वक्त है ना, दोस्तों से मशवरा मत करिएगा। दोस्तों से सुन सबके लीजिएगा, लेकिन चॉइस करते हुए जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, उसको दिमाग में रखिएगा। एक दफ़ा एक तोता और बंदर जो है ना, याद आ रही मुझे एग्जाम्पल, एक तोता और एक बंदर जो है ना वो हवाई जहाज़ में जा रहे थे। सर सुनने की बात है सर, कलाम सर। एक तोता और बंदर हवाई जहाज़ में जा रहे थे, तो तोते को थोड़ी सी मस्ती चढ़ी, तो उसने जो है ना वो बैल करी। वहाँ से एयर होस्टेस आ गए, बोले जी व्हाट डू यू वांट, ऐसे तफरी कर रहे थे। बंदर ने देखा यार ये तफरी बड़ी अच्छी है, मैं भी करूँ। बंदर ने भी बैल करी, एयर होस्टेस आ गई, ये व्हाट डू यू वांट, तफरी कर रहे थे। एयर होस्टेस को गुस्सा है, तोते और बंदर दोनों को उठा के ना हवाई जहाज से बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा, उड़ना आता है? नहीं। तो तफरी करने को किसने कहा था? तब आपने ये दिमाग में रखना है कि आप तोते हैं या बंदर हैं। हर बंदे की सलाहियत डिफरेंट होती है, हर बंदा, किसी के पास विंग्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते। आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का दिमाग में रखना है। हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा, कल मुझे एक बच्चे ने बाकायदा कॉन्टेक्ट किया और मुझे कहा, सर आई डोंट वांट टू बी इन द क्राउडेड क्लास, आई वांट टू बी इन अ क्लास जहाँ पे 20-25 से ज़्यादा बच्चे ना हो। मैंने कहा आपके लिए कस्टमाइज क्लास बनवाता हूँ मैं, उसके बाद आपको ऑफर करता हूँ। हर बंदे की सलाहियत डिफरेंट होती है। कुछ बंदे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही पिक कर लेते हैं, कुछ बंदे को चाहिए होती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। दोस्तों के ऊपर, या मेरा दिल चाह रहा था, मैंने आपको क्लास में बता रहा था, दिल तो पागल है, तो दिल चाह रहा था ना, इस पर नहीं जाना, माइंड ओवर मैटर, फील्ड ही ऐसी है, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर जाना है। लास्ट में आपको बस MFA के ऊपर बात करूँगा। MFA का जो पेपर है ना, वो अभी तो खैर बड़ा आसान आया है, 1-2 टॉपिक को छोड़कर, लेकिन MFA का पेपर अब जो बन गया है BIA, जिसकी क्लासेस इंशाल्लाह हम ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 से बिल्कुल जो है ना वो आपने फिजिकल क्लासेस अटेंड करके रिलीजियसली नोट्स लेने, चाहे किसी भी टीचर्स के हो। BIA का जो पेपर बना है ना, मैं ये समझता हूँ, पहले थी 450 पेजेस की किताब, 375 पेज की किताब, और मेरे ख्याल है 17 चैप्टर थे, 16 चैप्टर या 17 चैप्टर थे। अब चैप्टर्स कम हो गए, लेकिन किताब का जो वॉल्यूम है ना वो हो गया 550, यानी कि नेट कंटेंट इंक्रीज हो गया। ये कितनी अजीब बात है ना, चैप्टर कम कर दिए लेकिन कंटेंट बढ़ा दिया। वर्किंग कैपिटल का जो टॉपिक था वो सिर्फ 2 दफ़ा आया जब से MFA इंट्रोड्यूस हुआ है, और इतना आसान कि बच्चे ने बोला बस याद जाओ और MFA पास कर, सिर्फ 2 दफ़ा आया। अब वर्किंग कैपिटल को उस लेवल पे कर दिया गया है जिस लेवल पर ACCA का P4 टेस्ट होता है, मतलब तगड़ा कर दिया है उसको टिका के।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स को बाकायदा डाल दिया गया है जो हम क्लास में पढ़ाते तो थे इस अजम्पशन की बेसिस पे कि ये भी कभी आ सकते हैं, लेकिन आईकैप ने बताया नहीं था कि मैं पूछूंगा, ना कभी पूछा। बस एक तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर अल्फाज ऐसे थे कैपिटल रेशनिंग से रिलेटेड जो हमें लगता था कि यार इसने पूछने कभी भी पूछ सकता है, लेकिन आया कभी भी नहीं, पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने डाल दिया। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बढ़ गया, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि 35 to 40% एरिया बढ़ गया, थ्योरी में भी बढ़ गया, सस्टेनेबिलिटी का एरिया डाल दिया। BIA का पेपर आप यकीन करें कि इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पेपर जो मेरे ख्याल से है, जो कि आपको एक तगड़ा टाइम दे सकता है। आने वाली कुछ अटेम्प्ट में आप देख लेंगे, हो सकता है पहली अटेम्प्ट वो आईकैप हल्का हाथ रखे, अगली अटेम्प्ट जो होगी जिसमें 4 महीने के अंदर आपको पेपर जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अगस्त में पेपर हो जाएगा, उसमें BIA का जो पेपर है ना वो तगड़ा देगा, बिल्कुल तगड़ा आ सकता है। दिस पेपर होल्ड्स अ पोटेंशियल कि ये आपको एक तगड़ी चीज़ दे सकता है। वो किस तरह तगड़ी चीज़ देगा, उनके सवालात ही इस तरीके से होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एक आधा सवाल मुझे याद पड़ रहा है कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन देगा कि ये काम करना है, दूसरे इन्फॉर्मेशन में आके पहले इन्फॉर्मेशन की नेगेट कर देगा कि अब आपको पहली जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको नहीं करना है, दूसरी इन्फॉर्मेशन को करना है, फिर तीसरे में आके शुरू को 2 को कर देगा। तो बहुत डिटेल्ड आपको जो है वो वर्किंग करनी पड़ती है। यानी कि पहले आपको बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर कैश फ्लो जो है ना वो एडवांस में लेना है, और नीचे आके बोलेगा कि जो मैंने बताया बाकी सारे कैश फ्लोज को एरियर्स में लेना है। अब आपने ये ढूंढना पड़ेगा कि यार बाकी जो पहले कैश फ्लोज थे कौन से जिसको एडवांस में लेना है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि सर आपने BIA का जो पेपर है ना इसको ज़बरदस्त तरीके से टाइम देना है, समझना है, पढ़ना है। और इसके अंदर ये पोटेंशियल भी है कि जो फाइनल का जो पेपर है ना वहाँ से एग्जामिनर उठाकर आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ सकता है जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। तो ये दिमाग में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बच्चे से पूछा गया कि अगर मैं कुछ चीज़ें, एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कि कुछ चीज़ अगर मैं फ्री कर दूँ तो आप सबसे पहले कौन सी चीज़ खरीदोगे? बच्चे ने कहा मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। आके बोलेंगे जब फ्री हो गई तो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई है, उसका आंसर भी उसके अंदर छुपा हुआ है। Then what you need to understand is to focus on your paper from day one. सीरियस तरीके से आपको day 1 से पेपर पे फोकस करना है। काउंसलिंग करें, पूछे, मेंटोरिंग करें, और उसके बाद अपना आपने डिसीजन लेना है। तो मैं अपनी जो है वो मेरा एक सवाल है सर ये सस्टेनेबिलिटी को सिलेबस में डाला गया। जी तो सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? फिर दूसरी बात ये कि सस्टेनेबिलिटी उन लोगों के लिए कैसे रिलेवेंट होगी जो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हो वो सस्टेनेबिलिटी से कैसे मानूस होंगे? सवाल एंड हो गया। पानी में वो पानी सर उससे पहले ही लंबी कर दी थी आपने, मजीद सवाल पूछ लिया। सर आप जवाब देंगे ना? नहीं आप तो जवाब ही नहीं है इसलिए तो देखिए सस्टेनेबिलिटी एक बार बताता हूँ। सस्टेनेबिलिटी का जो टॉपिक है ये आईकैप मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गया इंट्रोड्यूस करने में। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ द मेन फोकस फॉर द लास्ट 5 to 6 ईयर्स जो मैं दिमाग में रख रहा हूँ। हमारे पास ACC के अंदर एक पेपर होता था बाय द नेम ऑफ P1 जिसके अंदर 2010 और 11 के अंदर हमने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर टॉपिक पढ़ा, ना सिर्फ पढ़ा बल्कि वो एग्जामिनेट भी हुआ। तो आईकैप जो है वो थोड़ा लेट हो गया इस टॉपिक को लाने में, और किसी एक ऑडिट फर्म के किसी एक पार्टनर से मेरी बात चल रही थी, तो ऐसी स्कोप के ऊपर बात चल रही थी। तो उसने कहा कि जहाँ मर्जर एंड एक्विजिशन हैज़ बीन द मेन एरिया फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू परसू, अब सिर्फ फाइनेंशियल एरिया नहीं रहा, मर्जर एंड एक्विजिशन का एरिया भी बहुत ज़बरदस्त आ गया जहाँ पे जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को परसू कर सकते हैं। वहाँ सस्टेनेबिलिटी का एरिया नेक्स्ट है कि अगर आप उसके अंदर अगर आप आ जाते हैं, यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, क्लाइमेट ऑडिट और इसकी रिपोर्टिंग जिस पर ISS और IFRS बन गए, कंपनीज इसको बहुत सीरियस तरीके से ले रही हैं कि क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट क्या हो, उसका ऑडिट, ना सिर्फ उसका ऑडिट बल्कि उसकी रिपोर्टिंग। तो ये कंप्लायंस का इशू भी बन गया है सर, एक बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल से कंप्लायंस का इशू भी बन गया। जब कंप्लायंस का इशू बन गया, जब SEC भी इसको फोर्स कर रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग भी निकली, इसकी रिपोर्टिंग निकली तो फिर इसका ऑडिट भी आया। और बहुत साल पहले जो है ना मैंने एक बंदे से पूछा था कि यार मुझे फाइनेंशियल ऑडिट की तरफ मूव करना है, तो आप उसने कहा फाइनेंशियल ऑडिट की तरफ नहीं, लाहौर का बंदा था, उसने कहा फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, आप सस्टेनेबिलिटी ऑडिट की तरफ मूव करें, इट इज़ गोइंग टू सिक्योर योर करियर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मेरा ख्याल है सर कि आईकैप ने सस्टेनेबिलिटी लाकर स्टूडेंट्स को मेन एज के ऊपर लाने की कोशिश करी है।
और ये करके बच्चा अपने आप के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेगा। बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी के अंदर कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारी जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, और ICAP ने लाकर बस ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा बच्चा भी सस्टेनेबिलिटी को लेकर, कंपनी अगर सस्टेनेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगी, आपके आखिरी सवाल बिल्कुल करूँगा, अगर सस्टेनेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर वही पेनल्टी लागू होगी जिस तरीके से एक कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड करती थी और पेनल्टी लागू होती थी इवन टू द एक्सटेंट ऑफ बैंकरप्सी। तो मेरा ये ख्याल है कि सस्टेनेबिलिटी आपको थोड़ा सा बोल्ड लगेगा, लेकिन ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, ज़बरदस्त किस्म का स्कोप है, ज़बरदस्त किस्म की इसकी रिपोर्टिंग है, ऑडिट है, और सर्वाइवल की जंग के लिए भी सस्टेनेबिलिटी विल प्ले अ मेजर रोल। आई थिंक दैट। और अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे वकार, मैं आपको बुलाता हूँ इस तरह की सारे इवेंट के लिए। वी हैव द काइंड ऑफ, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सवाल प्लान तो नहीं था, प्लान सवाल नहीं था भाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई एम हियर, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो अपना ख्याल रखिएगा। सर थैंक यू सो मच सर इकबाल बाबा। अच्छा, इसको जैन समद साहब की इस वक्त एक क्लास चल रही है, तो ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मुझे बुलाना है जल्दी से, मैं 1-2 मिनट में बस आपको इंट्रोडक्शन देके हट रहा हूँ। तो सर जैन समद को मैं इनवाइट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, आप लोग तो मुझे पहचानते हो, सारे पढ़े हुए हो मुझसे। अब मैं इंशाल्लाह आपको कैफ़ पढ़ाऊँगा, कैफ़ 1, FAR 1, और नॉर्थ में तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता ही हूँ। मेन कैंपस में पहली बार आप लोगों को मेरा फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, सही है। सर माजिद मसूद साहब ने पहले ही FAR 1 के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, पर मैं अराउंड 30 to 40% FAR 1 का पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। क्लास में टॉपिक्स पता चल जाएंगे, और बाकी बस एक और चीज़ कि जैसे सर इकबाल बाबा ने बोला कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मैं आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होऊंगा, क्योंकि मेरे टीचर सर माजिद मसूद साहब हैं जो एक लेजेंड है, और मेरे फादर सर समद दाऊद हैं जो अल्ट्रा लेजेंड है। थैंक यू। क्या बात है भाई, मैं बेस्ट साबित होऊंगा, मेरे टीचर माजिद साहब हैं, मेरे अब्बू समद दाऊद है। क्या बात है भाई, मुझे झाड़ू आता है, मैं बाथरूम धो लेता हूँ आके। तो अब मैं डेफिनेटली सर तनवीर खत्री को बुलाऊंगा, जो ऑल द वे अपने बैंक के इम्पोर्टेंट टाइम से वक्त निकाल के हमारे लिए आए हैं। सर तनवीर खत्री, आप आइए और प्लीज़ बच्चों को एड्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो सर तलाल, आई एम डीपली ऑनर्ड जो आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन शुरू में मेरा दिया। सर मैं नाम पता है तनवीर खत्री, आई एम एन एक्टिंग CFO, माशाल्लाह से TSA से एसोसिएटेड हूँ, मोर देन 15 ईयर्स हो गए। लॉ और ऑडिट आर द कोर्स सब्जेक्ट्स विच आई विल बी टीचिंग। तो आई ट्राई टू किस, ये KPMG की एक टर्म है, कीप इट सिंपल। तो आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, टू द पॉइंट डिस्कशन करूँगा। सर आप कैसे देख रहे हैं मेरे को सर? मजीद चलें जी, बैक टू द ओरिएंटेशन। तो बचपन में कुछ एसेस हमें टीचर्स ने सब ने लिखे होंगे, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, हेल्थ इज़ वेल्थ, बचपन से रट्टा लगाया हुआ होता है, बंदा लिख लेता है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इनकी असल अहमियत का अंदाज़ा तब पड़ता है, तब अंदाज़ा होता है जब व्हेन यू क्रॉस 40+। अभी कल की बात है, कल मैं रात में पैडल खेल रहा था, डाई मारी, घुटना स्क्रैच हुआ, उसके बाद कम से कम 10 मिनट लगे वापस अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए।
तो तब अंदाजा हुआ यार हेल्थ इज वेल्थ क्यों बोलते हैं। तो ये जितनी भी बातें यहाँ पर हो रही हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आज 100% किसी को समझ में नहीं आ रही, बट ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ समझ में आ गई। भाई एक चीज याद रखो, आईकैप ने रोबोट नहीं बनाने, आईकैप को ऐसे लोग चाहिए जो समझते हो। अगर कोई रट्टा लगाएगा पेपर पास नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट को समझेगा मसला नहीं होगा, उसका आराम से पेपर पास हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज पढ़ो तो उसके पीछे लॉजिक को समझो। ये जो सीए के अंदर जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज अ स्किल, हुनर है। और हुनर को कभी भी रट्टा नहीं लगाया जाता, उसको समझा जाता है, बिकॉज ये वो सारी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकली आपने फर्म में इंडस्ट्री में जाओगे प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। तो लॉजिक को समझो और प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ोगे, यही चीज हमें आगे जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। बहुत सारी चीजें हमने भी जब पढ़ी है तो हमने रट्टा लगाया है। जब फर्म में गए सीनियर ने बोला कि यार ये चीज कर दो, अच्छा यार ये तो ये होता है, नहीं भाई इसका ये तो तुम्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना था। हम बुक खोल के बैठे कि अच्छा ये आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अपनी फर्म के अंदर भी बहुत अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने प्रॉपर्ली ग्रूम करा। तो सर ये जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं ना, इट्स ए स्किल सेट, हुनर, इसको समझें, रट्टा नहीं लगाएं। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, जो कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर लैकिंग है। मतलब अभी 29 को मेरी अनाउंसमेंट आई कि यू हैव टू टेक चार्ज एज एन एक्टिंग सीएफओ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सीएफओ हैं ही गॉट रिटायर्ड। ऐसी बात है, अब जब एक्टिंग सीएफओ बन गया तो एक्टिंग भी करनी है, राइट। मैनकॉम के अंदर प्रेजेंटेशन करनी थी तो मेरे नीचे जो बच्चा दोना चल रहा, तू कर प्रेजेंटेशन, मैं तो अब एंजॉय करूंगा बैठ के। जो अगर तुम्हें कोई सवाल का जवाब नहीं आएगा देन आई विल सपोर्ट यू। मैंने चल माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट तकरीबन 8 साल हो गए हैं, इत्तेफाक से वो भी मेरा स्टूडेंट, 8-9 साल हो गए हैं उसको क्वालिफाई हुए। आया, उसने बताया सर ये देखें कैश एंड बैंक बैलेंसेस 10 बिलियन से बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट 10 बिलियन से कम हो गई, प्रॉफिट हमारा इस दफ़ा जो है ना एक्स अमाउंट का है जो कि पिछले साल से जो है ना 25% डाउन है। सब आ गए, सब यूं एक दूसरे देख रहे हैं यार ये क्या बोल रहे हैं। तो भाई जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो चीज़ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो सुनने में इंटरेस्टेड हैं लोग, वो है स्टोरी, ये ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है, आ रही बात समझ में। तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। स्टोरी टेलिंग ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी, अम्मा के साथ भी, अब्बा के साथ भी, बहन के साथ भी, भाई के साथ भी, बेगम के साथ भी, गर्लफ्रेंड के साथ भी, वगैरह वगैरह। आ रही बात समझ में। कम्युनिकेशन, बोलना सीखो, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। आ रही बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो अब तो आदत भी ख़राब हो गई ना, व्हाट्सएप पे बिल्कुल छोटे छोटे मैसेज बोलते हैं तो वैसे ही ज़बान खुलती नहीं है जब किसी को बोलनी होती है। तो पेपर में भी जाके द की स्पेलिंग DA द लिख कर आ जाते हैं हम लोग। ऐसा करते हो, कभी देखा है रिव्यू करते हुए तुमने पकड़ा हो गया और ये जो है ना जो स्लैंग वर्ड्स हम व्हाट्सएप पे लिखते थे वही हम जाके पेपर में भी लिख कर आ गए। ऐसा करते हैं लोग पेपर के अंदर। चले जी, तो वापस आते हैं पेपर के ऊपर। तो इस दफ़ा लॉ के अंदर तो सर तलाल है, मैं हूँ सर हुनैन सिकंदर, माशाल्लाह से ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFO एट लकी ग्रुप। तीनों मंजे हुए खिलाड़ी, एक्सपीरियंस भी, ऑब्वियसली रिलायबिलिटी भी, क्योंकि हम लोग कभी भी इंडस्ट्री में किसी को हायर करते हैं या किसी को काम देते हैं तो सबसे पहले देखते हैं रिलायबिलिटी, धोखा तो नहीं देगा, रिलायबिलिटी मैटर्स। सर इसके बाद आ गए कैफ 8 के अंदर, तो ऑडिट, यस आई विल बी टीचिंग, सर हुनैन विल ऑल्सो बी टीचिंग ऑडिट, जो कंपनी लॉ का पोर्शन है उसके अंदर वो सर हुनैन विल बी टीचिंग एंड सर शफीक विल ऑल्सो बी टीचिंग विथ मी। सर शफीक भी अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपको। एन एक्सीलेंट टीचर, ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद
TSA, since a while he has been teaching ACCA, और ACCA से किसी को लाना पढ़ाने के लिए मकसद ये कि ACCA के अंदर जो प्रैक्टिस होती है, जो सवालात होते हैं, जो ACCA वाला एलिमेंट होता है, ICAP is also following that footsteps. तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर हेल्प मिलेगी. क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? सर दूसरी चीज़ और सबसे आखिरी चीज़ तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, भाई हार्डवर्क यस एक हद तक ज़रूरी है, बट हार्डवर्क के बाद आता है स्मार्ट वर्क. यू हैव टू स्मार्टली स्टडी. कोई रजनीकांत की औलाद होगा 100% कवरेज कर लेगा कोर्स की. आई एम श्योर तुम लोगों में से कोई भी नहीं है. कोई है? पास करने का फॉर्मूला क्या है? 70% ऐसा हो जो आपके फिंगर टिप्स पे हो, नींद से भी कोई झंझोड़े ना आपको, तो आप फर करके बता दोगे. और 30% ऐसा हो कि आप अटेम्प्ट कर लो, पास होगा. आरी बात समझ में? जिस तरह से पेपर में लिखते हैं ना कि आपने 50% अटेम्प्ट कर लिया, तो यस 50% नंबर इज ईजी टू स्कोर. एडिशनल 25% में ज़्यादा एफर्ट्स मिलेंगी. उससे ज़्यादा 25% अगर नंबर्स अचीव करने हैं तो उसके अंदर मज़ीद ज़्यादा एफर्ट्स करनी होंगी. तो सर स्टडी स्मार्टली और अपने बड़ों की इज्जत करो. मेहनत के बाद उनकी दुआएं हैं जो आप लोगों को कामयाब करेंगी. तो मुझे ऑफिस नहीं जाना, बट मैं आज एक जगह लंच पे इन्वाइटेड हूँ तो मुझे वहाँ जाना है. तो सर तलाल को मैं करेक्ट कर दूँ, मैं ऑफिस नहीं जाता. अब CFO बन गया हूँ. सैटरडे को मैं यूजली अवॉइड करता हूँ. सैटरडे संडे इज़ फैमिली टाइम या सैटरडे को इज़ TSA टाइम. तो कोई सवाल है तो प्लीज़ आई एम हैप्पी टू आंसर. किसी के जहन में नथिंग? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच. बैक टू सर तलाल. थैंक यू सो मच सर तनवीर खत्री. अच्छा, तबानी साहब का मैसेज आया है, वो कहीं मसरूफ़ थे, उनका प्लान था आने का मगर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी गुड विशेस आप सबको भेजी हैं. मैं सर रिजवान को मैं आप सब लोगों के साथ साथ सुनने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सर शफीक को मैं मौका दूंगा कि जो हमारे ऑडिट के नए टीचर जिनका अभी जिक्र किया सर तनवीर ने. सर शफीक आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़. थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. दिस इज़ शफीक मोहम्मद इन फ्रंट ऑफ यू. आपको जैसा पता है कि KFED का पेपर ऑडिट एंड एश्योरेंस, आपके साथ मैं सर तनवीर खत्री और सर हुनैन के साथ में पढ़ा रहा हूँ. अब इस पेपर के अंदर जो सर सारी यहाँ पे बात हो रही थी, वैसे तो बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है. तो इस पेपर के अंदर आप सोचिए, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने जब पेप्सी कंपनी का ऑडिट किया तो मेरे सीनियर ने ना मुझे बोला कि जाके ज़रा ना, वो बोलते भी इस तरह थे, जा ज़रा डिस्कशन करके आ. तो मैं चला गया. अब पेप्सी कंपनी के आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे क्या लगते हैं, स्टॉल लगते हैं. देखा आपने कभी? आप पेप्सी कंपनी पेप्सी का जाओ एयरपोर्ट पे जाओ तो आप देखोगे कि स्टॉल वगैरह लगे हुए. तो मैं गया, डिस्कशन की मैं जाके वहाँ पे, ना मुझे कोई सच नॉलेज थी, पहला मेरा ऑडिट था. तो मैं गया जाके और मैंने डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद जो बातें मैंने सुनी उन बातों को मैं मान के आ गया. तो वैसे तो मैं इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ से ना एक जगह पे ऑनलाइन टीचिंग कर रहा था. तो मुझे समझ में आया कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है ना, कोर्स का कंटेंट तो डिलीवर हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिलीवर नहीं हो सकती. तो फिज़िकल जो टीचिंग यहाँ पे हो रही है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि जो फिज़िकल टीचिंग में होता है वो क्या है, आप सामने बैठे हुए हो ना, तो कोई भी कोई सवाल कर सकता है. टीचर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन तवानीज़ यहाँ पे आपको कोशिश करता है कि ऑफ़र करे फिज़िकल टीचिंग, क्योंकि जो उसका असल एडवांटेज है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िकली क्लासेस लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें. और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक KFED ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर की बात है, तो इस पेपर के अंदर थ्योरी है डिटेल्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा. अब इस पेपर के अंदर क्या है कि जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ड्राफ्टिंग स्किल्स में मैं इंशाल्लाह आप पे काम करूँगा बहुत ज़्यादा. और स्टूडेंट्स जो भी होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके आंसर्स मैं चेक भी करूँ और उनको उसकी मार्किंग भी कर सकूँ.
एज़ वेल एज़ थोड़ा बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑडिट में भी मेरा एक्सपोजर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने पेप्सी कंपनी का भी ऑडिट किया है और 2018 में मैंने एसी से क्वालिफाई किया था और 2018 में एसी से क्वालिफाई करने के बाद उसके अंदर पढ़ा भी रहा हूँ, इंडस्ट्री का भी मेरा एक्सपोजर है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि आपके साथ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर सकूँ, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन वैसी हो चुकी है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में। अल्लाह थैंक यू सो मच सर शफीक। हम वेलकम करते हैं आपको कैफ में, सीए में। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बात हो रही है तो एक छोटा सा बस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि वी आर ऑल्सो नॉट प्लानिंग कि सिर्फ पढ़ाई क्लासेस 16 सितंबर से क्लासेस का आगाज़ है। इस कदर मुबारक दिन, मेरी सालगिरह का दिन 16 सितंबर से क्लासेस, तो ये सेशन तो वैसे ही बेहतरीन होने वाला है भाई माशाल्लाह से। नहीं अभी नहीं, 16 को है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ कि मैं बिंग टीचर होने के साथ साथ तबानीज़ लिटरेरी सोसाइटी जो फाइनली मुकम्मल हो गई है, एग्जीक्यूटिव बॉडी अनाउंस हो गई है एंड वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट पहला इवेंट जो हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। हमारी टीम से भी आपकी मुलाकात होगी। इंट्रा टीएसए डिबेट एंड डेक्लेमेशन होने जा रहा है। वी आर प्लानिंग पिकनिक, वी आर प्लानिंग कवाली नाइट। तो ये सब कुछ अगले 2-4 महीने में, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम, पहला काम तुम लोगों ने क्या करना है, तबानीज़ लिटरेरी सोसाइटी का जो पेज है उसको फॉलो करना है ताकि वहाँ सारी अपडेट्स आती रहें। और अब हम सब के बिलवेड, हम सब के चहीते जो बोलते हैं तो दिल चाहता है कि बंदा सुनता रहे और यकीनी तौर पे मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, उनको सुन के अच्छा लगता है। माशाल्लाह सर आपकी पर्सनालिटी में एक जादू है, पता नहीं कहाँ से आया हो जादू आप में माशाल्लाह। आप जल्दी से आके वो जादू ज़रा घोल दीजिए इस माहौल में। तो मैं आप सब की भरपूर तालियों में इन्वाइट कर रहा हूँ सर रिजवान मनाए को। अस्सलाम वालेकुम, इन अ वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा पढ़ना चाहते हैं? ज़रा आवाज़ तो निकालिए। अगर नहीं है आवाज़ तो मैं जो है वो खाना मेरे ज़िम्मे है। चलें, तो अच्छा पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, सिर्फ अच्छा पढ़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं? पाकिस्तान का सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं? दुनिया का सबसे अच्छा पढ़ना चाहते हैं। ये डिजिटल जो है वो बहरहाल मेरी रिकॉर्डिंग भी हो गई, आपको चाहिए तो मैं स्टैम्प पेपर भी दे सकता हूँ। हल्फिया कह रहा हूँ, ICAP की पढ़ाई पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। ICAP की पढ़ाई दुनिया में सबसे बेस्ट है। अच्छा, आपको अपनी तरबियत करने के लिए आपकी ज़िंदगी में 3 उसूल होने चाहिए। ERV स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वैल्यूज़। यानी कि जो है वो इसको ऐसे कहिए कि एक अच्छा माहौल अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए, अल्लाह ने बहरहाल आपको बहुत शानदार बनाया है, आप उसकी जो है वो शाकार तख्लीक हैं, तो उसमें कोई कमी तो उसने नहीं रखी, मगर इसको जो है बहरहाल एक एनवायरनमेंट चाहिए। एंड ICAP and TSA इज़ द राइट एनवायरनमेंट फॉर यू टू गिव यू द वैल्यू। जितनी जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आप में संजीदगी आएगी और आप जो है वो अपने चैलेंजेस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार हो जाओगे। ICAP जो है वो पाकिस्तान में सबसे आला दर्जे के संजीदा प्रोफेशनल्स को डेवलप करता हुआ आ रहा है 1961 से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें मज़ीद और संजीदगी और मज़ीद और इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड TSA इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल ओवर दैट डेवलपमेंट जर्नी। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों की दुआओं से इसमें मज़ीद निखार आता रहेगा और आप हमारी जो है वो बहरहाल जो है वो इंस्टीट्यूट के बहरहाल जो है वो शाहकार हैं। आप लोगों के थ्रू ही हम ये पेश कर सकते हैं कि हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर संजीदगी भी है और माहौल भी है और हम जो है वो बेसिकली वैल्यूज़ डेवलप करके दे रहे हैं। हमारे लोग जो है वो कहाँ से कहाँ निकले, खारा दर के लोग जो है वो बहरहाल जो है वो दुनिया के जो है वो अमीर तरीन ममालिक के अंदर अमीर तरीन लोग बन के बैठे हुए हैं। खैर किसी की रोज़ी रोटी के ऊपर नज़र तो नहीं डालनी चाहिए, मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा अमीर ही होता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप कहते हैं कि यार दुनिया तो जो है वो मच्छर का पड़ है, वो बहरहाल ये फना हो जाएगी, ये हो जाएगी, मगर ये कि जो आदमी बीमार होता है और इसको फिर आगा खान हॉस्पिटल जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मगर फिर भी इतने बड़े बड़े बिल पकड़ा देता है, तो वो जब वहाँ का बिल देना होता है और आपका कोई चहीता अगर इंतकाल कर रहा होता है पैसे ना होने पर, फिर पता चलता है कि पैसे की क्या वैल्यू है।
आपका कोई बच्चा जो है वो बेचारा तरस रहा होता है कि मेरे पड़ोस वाला जो है वो ओ लेवल्स कर रहा है, ए लेवल्स कर रहा हूँ, और जो है वो मेरे पास जो है वो बहरहाल पैसे नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इवन गवर्नमेंट स्कूल भी अब तो ये मदरसे भी महीने की जो है वो 15-15 हज़ार रुपये फीसें ले रहे हैं। पहले तो पैसे नहीं होते थे तो मदरसे में दाखिल करा देते थे, चलो हाफिज़ बना देते हैं, वो फ्री है। नहीं, अब तो हाफिज़ बनने पे भी पैसे लगते हैं। तो बहरहाल जो है वो सूरत हाल ये है कि आपके पास जो है वो पैसे होने बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा अमीर बनाने का काम कर रही है तो IKP है। ये क्लिफ्टन की जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है ये बहुत शानदार है। इसने बहुत सारे अमीर लोगों को तैयार किया है और ये खुद भी माशाल्लाह बहुत अमीर जो है वो इंस्टीट्यूट है। 3 अरब से ज़ायद की इंस्टीट्यूट है ये। इसके पास अभी भी जो है वो लिक्विड फंड्स मौजूद है इतने सारे, और बहरहाल जो है वो आप लोगों के लिए ये फंड्स अवेलेबल हैं। IKP की लेगेसी का पार्ट बनते हैं। तो आप समझ लीजिए आज ही आप 3 अरब रुपये के मालिक बन गए। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है IKP। इसके पास जो 3 अरब रुपए पड़े हुए हैं ये आपके यानी स्टूडेंट्स के और मेंबर्स के ही हैं। ये कोई अपने घर लेके नहीं जा सकता। तो आपने जो है वो जो भी फीस दी है वो फीस के ऊपर आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आज आप अपने आप को अरबपति समझना शुरू कर दीजिए। ये आपके ही हैं। आपको इसको कानूनी सनद है इसके ऊपर कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कोई मालिक नहीं होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के बेनिफिट के लिए बनती है जो इस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं, यानी फीसें देते हैं और जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो आप जो है वो एक बहुत अच्छे जो है वो माहौल में आ गए हैं। बहरहाल हमारी ताकत तो नहीं होती है, अल्लाह ने जो है वो कारखाना चलाना है दुनिया का, और इसमें कहाँ किसको लेके जाता है। एक तो बात ये हो गई। तो यू आर एट द राइट प्लेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या जो है वो हम एक सही जगह पे पहुंच गए। यानी कि अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे पास हैं, पढ़ाई के ऑप्शंस हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, टैक्स और भी पढ़ाते हैं, कोई और भी जो है वो आगे पढ़ाना आ जाएगा। तो अब जो है वो ये देखिए कि भाई जो है वो ये पढ़ूँ, इधर से देखूँ, उधर से देखूँ, इस रिसर्च के ऊपर जाने के बजाय आपको जो है वो अपने आप को शुरू से ही जो है वो बहरहाल एक चीज़ के ऊपर कारबंद कर लेना चाहिए। आखिरी दम तक तो यही स्टडी चल रही होती है कि इधर से पढ़ूँ, उधर से पढ़ूँ, ये देखो, वो देखो। तो भाई ये कोई शादी करने थोड़ी आ रहे हैं, टीचर से शादी थोड़ी करने आ रहे हैं। पर उसका काम है पढ़ाना और आपको काम है पढ़ना, उसको ख़त्म करिए। और जो है वो बहरहाल ये तो जो है वो शुरू से ही आपके अंदर इनर फीलिंग आनी चाहिए। किसी से क्या पूछते हो, जबीनों पे नज़र डालो, लकीरें खुद कहेंगी किसी ने कितनी खाक छानी है, ठीक है ना। अब ये रोज़ रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये अच्छा पढ़ाता है, ये अच्छा करता है, वो अच्छा करता है, ये तेज़ बोलता है, ये स्लो बोलता है, ये तो जो है वो अच्छे नोट्स देता है, वो अच्छे नोट्स नहीं देता। ये तो जब आप अपना दूल्हा और दुल्हन ढूंढिए तो उसमें ये सारी चीज़ें देखिए। टीचर को क्यों देख रहे इतनी सारी चीज़ें, उसको तो बस ये देखिए कि भाई ही हैज़ डेवलप समथिंग इन द पास्ट, यस ही हैज़ राइटली डेवलप। तो अब बहरहाल इसके साथ मुंसलिक हो जाइए। नहीं अच्छा लगता तो दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाइए। मगर ये कि ये आखिरी दम तक ये रिसर्च के ये अच्छा है, वो अच्छा है, TSA अच्छा है, वो अच्छा है, ये तो बहरहाल शरीफों का इंस्टीट्यूट है, इसके तो मालिक शरीफ है। यहाँ पे कोई आवारगी नहीं होती है, यहाँ पे कोई गैर संजीदा चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे तो जो है वह ज़रा सी भी गैर संजीदगी नज़र आती है तो ग्रुप से निकाल दिया जाता है ना, पता है ना। तो ज़रा भी गैर संजीदगी नहीं होती है। यहाँ पे तो आला मयार है संजीदगी के, तो बहुत ही आला मयार है। तो पढ़ाई के कैसे मयार होंगे जब संजीदगी का यह मयार है। तो शुरफा का इंस्टीट्यूट है, सारे के सारे शरीफ हो गए हैं। बहरहाल जो है वो आला लेवल का डिसिप्लिन है। तो इस डिसिप्लिन के अंदर तो वैल्यूज़ आपकी डेवलप हो ही जाएंगी। इन्वायरमेंट भी है और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो बहरहाल वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ की बेसिस पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बिल्कुल आपको मिलेगी। अब आते हैं आपकी आगे की पढ़ाई। देखें आप जो है जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बल्कि हमेशा से पूरी दुनिया में रहा है, मगर आजकल इसकी अहमियत और बढ़ गई है। रिसोर्स कंजर्वेशन, जो वसाइल हैं उसको अच्छे तरीके से संभाल लीजिए। ये बहरहाल हमारी कोई आज की फ़िलोसफी नहीं है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के थ्रू जो है वो अल्लाह का कलाम उसके थ्रू बताया। वइम्मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। अल्लाह ने कायनात के ख़जाने हमारे लिए मुख्तस किए हुए हैं, हम उसके जो है वो अमीन हैं, हम उसके जो है वो मालिक बन गए। एक तरीके से वो हमारे इस्तेमाल के लिए आए हैं, मगर ये मेजरमेंट के साथ है। ये अबंडेंस में नहीं है कि आप जैसे तैसे इसको खर्च कर देंगे, बहरहाल जो है वो ये फिर ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में गैस हमने जैसे तैसे ख़त्म की, ख़त्म हो गई। अब पहले हम गैस को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम इंपोर्ट करना शुरू हो गए। क्यों? कि हमने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया। यूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए सही तरीके से? हमें ऐसे माहिर लोग चाहिए जो इन चीज़ों की जानकारी करते हों, कि जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। गालबन जो है वो सूरह आराफ है कि भाई खाओ पियो मगर इसराफ मत करना। सूरह असरा में जो है वो कहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। जो मुबज़्ज़िर होते हैं, तब्ज़ीर करते हैं, वो शैतान के भाई हैं।
यानी कि तब्ज़ीर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ पे खर्च कर दिया। इसराफ़ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे खर्च करना चाहिए था मगर ज़रूरत से ज़ायद खर्च कर दिया। तो आपकी जो बिज़नेस की इंडस्ट्री है इसके अंदर भी हम रिसोर्सेज को जो है वो खाम में बहुत सारी जगहों पे ज़ाया कर देते हैं। आईकेप ने अपना जो सिलेबस या करिकुलम डेवलप किया है उसने इस चीज़ को ख़ास तौर पे जो है एहतमाम किया है कि बच्चों को जो है वो रिसोर्सेज के इस्तेमाल की सही जानकारी हो जाए। आपके 8 पेपर हैं क्या? शुरू होती है अकाउंटिंग से, ख़त्म होती है ऑडिट के ऊपर। अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग ये चीज़ है कि अपनी मौजूदा जो वसाइल हैं जो अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं उसको ज़रा मेजर कर लीजिए और उसको प्रेजेंट कर दीजिए। अब इसमें बीच में गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने कहा ओ हो तुम्हारे पास तो वसाइल है, उसमें मेरा हिस्सा भी होगा क्योंकि हम पाकिस्तान में सबसे गरीब हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सबसे गरीब है, तो वो मेरे सब्जेक्ट के अंदर आ गई। पहले केफ 1 था बाजिद साहब का, उन्होंने कराना शुरू कर दिया, बच्चों तुम्हारे पास इतना है, बैलेंस शीट बना लो, प्रॉफिट और लॉस बना दो। फिर उसके अंदर मैं आ गया बीच में। तो मेरा जो है वो बीच में आना ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे पुश कर रही है कि भाई बच्चों से पैसे तो निकलवाओ, टैक्स नहीं देंगे तो कैसे जो है वो सारे जो है वो निज़ाम को चलाएंगे। फिर इसके ऊपर इकबाल आ गए। इकबाल कहने लगा अरे ठहरो, बैलेंस शीट सही नहीं बनेगी, टैक्स भी सही नहीं होगा अगर डेटा सही नहीं होगा तो भाई डेटा सिस्टम एनालिसिस कर लें। अब जब आदमी के पास अपने वसाइल की जो है वो जानकारी हो जाती है तो फिर अगला मरहला ये होता है कि वो अपने आप को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के लिए दूसरों से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, दूसरे से ताल्लुक़ करना पड़ेगा। तो फिर आ गया बिजनेस लो डायनामिक्स के 4। अब वहाँ पे ये हुआ कि हमने जो है वो अपने लोगों से ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए, कानूनी रूह से ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए ताकि ताल्लुकात के अंदर ऊंच नीच ना आए। लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ऊंच नीच आ जाएगी। फिर इसके ऊपर ये हुआ कि भाई जो है वो जैसे दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम किए तो ज़ाहिर बात है अब हमारे वसाइल में इजाफा होना शुरू हो गया, तो अब वसाइल में इजाफा होने के ऊपर फिर आदमी का दिल जो है वो तंग दिल हो जाता है। जितना ज़्यादा आदमी के पास जो है वो मालियत बढ़ती है वो फिर आदमी सोचता है कि यार थोड़ा सा बचा लूँ, थोड़ा सा देख लूँ। तो माजिद साहब फिर आ गए, वो कहने लगे अरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग केफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग भाई देख लो, उसमें ये होगा कि भाई इनपुट और आउटपुट का रेशो निकाल लो, उसमें ऐसा ना हो कि भाई कहीं ज़्यादा वसाइल खर्च हो जाए। फिर जो है वो जब रिसोर्स कंजर्वेशन के बाद अब जो है वो अकाउंटिंग की जाएगी तो केफ 6 की जाएगी जिसको कहेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। बहरहाल आला दर्जे की अकाउंटिंग है जो केफ 1 से शुरू हुई थी, अब जो है वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के नाम से हुई। इसके ऊपर फिर ये होगा कि फिर इकबाल आ गए बीच में कहने के लिए ओ हो जो अब तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गई, ज़रा बिजनेस के एनालिसिस तो कर लो, इसके ज़रा इंसाइट्स तो देख लो। अगर उसको नहीं देखेंगे तो फिर आगे जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस एनालिसिस होना चाहिए। फिर जब जो है वो आदमी यहाँ से भी गुजर गया, यानी कि अल्लाह ने इतना जो है वो दे दिया कि पहले जो है वो वसाइल को नाप रहे थे, अब वसाइल को जो है वो खर्च कर रहे हैं, वसाइल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आदमी की जो है वो हिर्स और बढ़ती है, वो दूसरों की रोटियों के ऊपर नज़र डालता है। उसको कहते हैं ऑडिट। ऑडिट का मतलब यही होता है कि दूसरों की रोटियों को गिनना। ऑडिट का और क्या मतलब होता है? अपनी रोटी को गिनना अकाउंटिंग कहलाता है, वो दूसरों की रोटी को गिनना ऑडिट कहलाता है। तो आईकेप ने आपकी पूरी ज़िंदगी को संवारा हुआ है केफ 8 के अंदर, यानी केफ 1 से जो शुरू हो रहा है केफ 8, तो वहाँ पे बहरहाल आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कोलैबोरेटिंग एंड कोइंसाइडिंग स्टडी इन होल ऑफ द पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में आपको किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा जो है वो मयार नहीं मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी के एक एक रुख को जो है वो इन्होंने स्टडीज़ के अंदर या सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो परोया हो। तो दिस इज़ द राइट वे कि आपने अल्लाह का शुक्र है कि आईकेप को ज्वाइन कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो आप अपने आप को जो है वो फलते हुए जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। और बहरहाल जो है वो अल्लाह ने जो हर आदमी को एक मकसद के लिए पैदा किया हुआ है, अचानक में कोई पैदा नहीं हुआ, पूरे प्लान से पैदा हुआ है, अल्लाह की प्लान थी। और बहरहाल जो है वो इसके ऊपर दुनिया में जो भी आदमी आया है अल्लाह ने उसके ऊपर जो है वो 25वें सिपारे में कह दिया है और विजुम ज़ुकरान व इनासा व जलू मई अशा वकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह ने मियाँ बीवी को कह दिया है कि अगर मैं चाहूँ तो आपको बेटा दूँ, चाहूँ तो बेटी दूँ, और चाहूँ तो कुछ भी ना दूँ। यहाँ पे अल्लाह ने जो है वो अपना पूरा सिस्टम अपने पास रखा हुआ है। ये कहा है कि मियाँ बीवी के इश्तराक से बहरहाल औलाद होती है, मगर ये कि बहरहाल फिर भी मेरा ही सारा कुछ लेना देना है। मैं चाहूँगा तो ही औलाद होगी वरना नहीं होगी। पैदा भी अल्लाह ने किया, आने का टाइम भी अल्लाह ने सेट किया। फ़ैज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जाने का टाइम भी अल्लाह ने सेट किया हुआ है। तो जिसने आने और जाने का टाइम सेट किया हुआ है तो ये कैसे हो सकता है कि इन बिटवीन उसने सेट ना किया हो? उसने ज़रूर सेट किया हुआ है, मगर उस सेट करने के ऊपर जो है वो हम लोगों को इख्तियारात दिया हुआ है। उस इख्तियारात को हमें बेस्ट इस्तेमाल करना है। उस इस्तेमाल के अंदर जो है वो आप लोगों को अपने जो है वो आसपास के लोगों के ऊपर नज़र रखनी है, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए, अपनी वैल्यूज़ को निखारिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो बहरहाल इतनी आला संजीदगी
संजीदगी हो। मेरे साथ जो है वो जो लोग पढ़ते रहे उन्होंने बहरहाल नोट किया होगा कि मेरी बहरहाल बातों के अंदर काफ़ी संजीदगी होती है। इसीलिए शायद जो है वो शुरफा ने, जो यहाँ के शुरफा हैं, उन्होंने इस संजीदा आदमी को भी रख लिया है और तलाल साहब को भी रख लिया है। तो मैं आपको जो है वो शेर वगैरह सुनाता रहूँगा और बहरहाल आयतें सुनाते रहूँगा और हदीस जो है वो सुनाता रहूँगा। बहरहाल ये मरियम नवाज की कहानियाँ भी सुनाएंगे आपको। तो एक जो है वो मिलजुल के एक विद इन द बाउंड्रीज जो है, यानी कि विद इन द हाई लेवल ऑफ द डिसिप्लिन। मैंने आपको कहा कि डिसिप्लिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। खास आदमी को, जिसको लोग उमर ताबानी कहते थे, उसको भी ग्रुप से बाहर कर दिया। तो बहरहाल जो है वो हाई लेवल डिसिप्लिन मेंटेन है, तो कोई भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। बहुत बारीकी से, बहुत गौर से हर चीज़ वॉच की जा रही होती है। अभी मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें जितनी दफ़ा भी शरीफ मैंने कहा है सारा लिख लिया होगा कि मैंने शुरफा को, शरीफ को कितने पुकारा है। अभी 2-3 मरतबा और कहूँगा तो अगली दफ़ा कहेंगे इसको भी बाहर निकालो, इसको वापस नहीं आने दो। तो बहरहाल जो है वो हाई लेवल डिसिप्लिन है। और रेस्ट एश्योर्ड आप भी और आपके पेरेंट्स को भी मेरा ये पैगाम है कि यू आर एट द राइट प्लेस। अल्लाह का शुक्र है, ताबानी इज ऑल्सो अ राइट प्लेस। फर्दरमोर आपका ICAP भी बहुत अच्छा प्लेस है, इत्मीनान रखिएगा। और बहरहाल जो है वो अपने आप को जो है वो लूज़ ना होने दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई मुश्किल है, मगर ये कि बहरहाल हम जैसे लोगों ने भी कर लिया तो आप भी कर लेंगे। हमारे दौर में तो ना सिलेबस होते थे, ना टीचर्स होते थे। बहरहाल जो है वो जैसे तैसे करके इधर से टकरे मारी, उधर जो है वो धक्के खाए, बहरहाल जैसे तैसे कर लिया। मगर आप लोगों के पास इतने सारे वसाइल हैं, तो आपसे बहरहाल इतने सारे वसाइल होने के बाद अब तवक्को भी बहुत ज़्यादा है। अब आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी होती है, फिर प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा करनी होती है। और दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये कि ख़ास तौर पे ये मोबाइल फ़ोन्स और ये सोशल गैदरिंग्स और ये बहुत ज़्यादा है। हमारे दौर में तो कुछ होता ही नहीं था। जब भी TV खोलते थे तो उसमें ये होता था कि वो एक दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई होती थी, माँ पारा सफदर। वो कहते आज जनरल ज़िया-उल-हक इधर जा रहे हैं, तो बस हम उसको वापस बंद कर देते थे। फिर रात को 12 बजे खोलते थे तो उसमें आ रहा होता था पाक सर ज़मीन पाक बात, वो तराना आ रहा होता। 12 बजे TV बंद हो जाता था, एक TV चैनल चलता था। आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रक्शंस की। विद इन दैट जो है वो मैं ये नहीं कहता कि आप उससे डिटेच हो जाइए, उसको मैनेज कीजिए और मैनेज करके अपने आप को बेस्ट वैल्यू वाला निकाल के बताइए। आप हमारा फ़ख्र है और आप हमारी पहचान है। हम इंशाल्लाह जो है वो कुछ अर्से के बाद नहीं होंगे, मगर ये कि बहरहाल आप जो है वो लंबे अरसे तक ईमान आफियत सेहत के साथ रहेंगे और आप जो है वो हमारी पहचान होंगे। तो आप हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। हम आपके ऊपर जो है वो बहुत मेहनत से जो है वो बहरहाल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसमें हमारी भी हिर्स है। आप पास होंगे, कमाएंगे, आप बहरहाल अपना नाम कमाएंगे, अपनी जो है वो ज़िंदगी संवारेंगे, मगर हमारा फ्यूचर भी आप ही हैं। बिकॉज ऑफ द रीज़न यू आर एट द राइट डिग्निटी। व्हेन विद द राइट डिग्निटी एवरीवन इज एंडेवरिंग कि आपको जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो प्रोफेशनल और अच्छे से अच्छा सिटीज़न और अच्छे से अच्छा बेटा या बहरहाल घर वाला या बहरहाल जो भी जो है वो आपके रिश्तेदारों के साथ है, वो जो है वो आपको अच्छे से अच्छा जो है वो इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे क्लासों में भी मिलते हैं। आप लोगों को कभी भी कोई काम होता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू। थैंक यू सो मच सर रिज़ान मनाए। एंड अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस ये देखूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद कैंपस से भी हमारे बच्चों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। एज सच कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से। ग्रुप A वाले स्टूडेंट को एग्जेम्प्ट है कैफ 3। ग्रुप A जिसका कंप्लीट हो जाएगा उसको एग्जेम्प्ट है कैफ 3 जो नया सब्जेक्ट है। जिसने ग्रुप A पास कर लिया है, अभी क्वालिफाइड अटेम्प्ट दी है और न्यू सब्जेक्ट आया है, तो वो डिसक्वालिफिकेशन का तो अभी जिक्र नहीं है मेरे ख्याल से, वो तो कैफ के डिसक्वालिफिकेशन की बात है। जी बेटा, ज़्यादातर सवाल हमजा मुस्तफ़ा के और कई बच्चों के आए हुए हैं कि वही अभी तक पॉलिसी है कि जिसका ग्रुप A क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह इस अटैम्प्ट में, उसको ये नया पेपर कैफ 3 अटैम्प्ट नहीं करना होगा। बिजनेस लॉ और FAR 1 को 2 सब्जेक्ट्स ट्रीट किया जा रहा है सर, एंड FAR 1, यानी जिनका बिजनेस लॉ और FAR 1 दोनों पास होंगे वो फिर ग्रुप B में एंटर हो सकता है। ऐसे ही है। ये कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये थी कि वो एक्सक्यूज़ मी, ये ऑफ हो गया है, तो कन्फ्यूजन ये थी कि ग्रुप, क्योंकि अब बिजनेस लॉ जो है वो हाफ हो गया है, तो उसको अभी आगे के लिए वो हाफ हुआ है। जिनके अभी इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ या कोई भी ग्रुप A का पेपर 2 पेपर क्लियर होंगे तो वो आगे मूव कर सकता है। बाकी ये कि सर कुछ और आपको ऐड करना है? अगर केफ 4 में हमने बिजनेस लॉ पास कर लिया है
जी सर। तो फिर भी हमें जो है वो कैप 7 का कंपनी लॉ पोर्शन देना पड़ेगा। सर रिजवान कह रहे हैं जिन्होंने ग्रुप ए क्या पुराना कैप 4 यानी बिजनेस लॉ पास कर लिया है, उन्हें भी अब सिर्फ 50 मार्क्स का कंपनी लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि अब जो क्लासेस कंबाइन होंगी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेकिन आप लोग जो ग्रुप ए का कैप 4 दे चुके हैं, आपके लिए सिर्फ कंपनी लॉ की क्लासेस अलग से कंडक्ट की जाएंगी। तो आप लोगों को अब ऑब्वियसली बिजनेस लॉ दोबारा नहीं पढ़ना है, इंशाल्लाह पास कर लेंगे आप लोग। तो सिर्फ कंपनी लॉ का 50 मार्क्स की आपकी तैयारी कराई जाएगी। बाकी ये कि मिस माहीन और नदीम खोकर साहब जो हैं वो नॉर्थ कैंपस में आपको सपोर्ट और गाइड करने के लिए मौजूद हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ भी सर 16 सितंबर से क्लासेस का आगाज़ है। और बाकी ये कि PCHS कैंपस में हसन हैं, अकबर भाई हैं, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो, बस इस बात का ख्याल रखिएगा बच्चों कि टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली नया सब्जेक्ट है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, फिर कैफ 3 की बात करूँ, तो सिलेबस थोड़ा लंबा है, अभी नया पैटर्न, नए पेपर्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसलिए में भी आपको लग रहा हो कि हम बहुत जल्दी क्लासेस का स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप सबको इसको ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा यहाँ बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट हमारे किसी भी फैकल्टी मेंबर से अगर कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ मेरी एक सजेशन थी, मैंने माजिद साहब की पोस्ट की सर आ जाइए आप। वो कमेंट्स भी डाला था मैंने कि एक पोर्टल TSA की तरफ से, चूँकि TSA पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है तो इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। नई स्कीम जो आई है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और जो है वो इसकी जो है वो निखार आती रहेगी। अब इवन ICAT के कल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो गए। तो मेरी सजेशन ये थी कि आपका कोई डेडिकेटेड पोर्टल होना चाहिए, वहाँ पे कोई डेडिकेटेड बंदा होना चाहिए जो हमें फ्री ऑफ चार्ज जो है वो इसकी काउंसलिंग करे। भले बंदा यहाँ पे ऑफिस में यानी आपके पास आना ना चाहे तो ऑनलाइन हमारे कोऑर्डिनेशन में कोई व्हाट्सएप के ग्रुप हो या कोई भी तरीका कार हो, तो हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए। स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वहाँ से इंस्टेंटली जो क्वेरीज के रेजोल्यूशन चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज़ शायद ना गई हो तो मैं सर रिजवान मनाई की बात को रिपीट करूँ। सर ये चाहते हैं कि TSA के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी ऐसा, जहाँ पे आपके तमाम क्वेश्चंस को कोई कॉम्पिटेंट पर्सन उसको एड्रेस करे। सर मैं आपकी बात डेफिनेटली सर शरीफ तबानी तक पहुँचा दूँगा और डेफिनेटली वो इसमें हमें सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे कि एक डेडिकेटेड हम कोई ग्रुप को ऐसा बना लेंगे जहाँ पे आपको जो भी नई नई कन्फ्यूजन्स हैं देखें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा होता हूँ, तो वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कि सवाल कौन पूछ रहा है, जवाब किससे लिया जा रहा है, और अपने तौर पे ही वहाँ पे बातें चल रही हैं जिससे कन्फ्यूजन्स बहुत स्प्रेड हो रही हैं। तो सर की सजेशन बहुत अच्छी है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन, कोई एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस बात की जिम्मेदारी ले ले तो डेफिनेटली आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी नई स्कीम लॉन्च हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो उस हिसाब से फिर हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। मिस अनीला एंड सर तारिक भी यहाँ मौजूद रहे हमारे साथ, थैंक यू सो वेरी मच। मिस अनीला को आप सब जानते हैं PPE के लिए, सर तारिक साहब MSO को डील कर रहे हैं, बाकी जितने फैकल्टी मेंबर्स, अनस जडानी साहब आए थे, मैं उनको किसी इमरजेंसी में जाना था तो वो मुझे मैसेज करके चले गए, वो सर रिजवान के साथ टेक्स्ट को ज्वाइन करेंगे आपके साथ। बाकी सर शफीक से मुलाकात हो गई आप लोगों की। मैडम सामा इस वक्त नॉर्थ कैंपस में है, वहाँ क्लास ले रही हैं, इसलिए वो हमको ज्वाइन नहीं कर पाई। बाकी थैंक यू सो वेरी मच नॉर्थ कैंपस की एडमिन जिन्होंने इस पूरी ट्रांसमिशन को प्रॉपर्ली वहाँ पे कम्युनिकेट किया। माहीन का थैंक यू, सर नदीम भाई का थैंक यू, यहाँ पर सबका शुक्रिया। मैं सेशन को कंक्लूड करूँगा सर, मैं सेशन को कंक्लूड करूँगा और आप लोगों से बैठे रहने की रिक्वेस्ट करूँगा और अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए। सर माजिद आप लीड करेंगे और थैंक यू सो वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह 16 सितंबर को मुलाकात होगी। अपनी क्लासेस का, टाइम टेबल का, शेड्यूल का सब अंदाज़ा लगा लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू ऑनलाइन।